राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो आज हम मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो यूनिट हमारी 3 है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर हम वॉट मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर को किस प्रकार से मेज़र किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र करते हैं। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अंदर अलग अलग टाइप के वॉट मीटर हम बताएंगे। तो मतलब कि अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, वरना जो टॉपिक आपको देखना है तो आपके सामने ये इंडेक्स शो हो रही होगी। तो इसके सामने टॉपिक्स और इधर जो साइड के अंदर है उसका वो टाइमिंग लिखा हुआ है। तो इस टाइम पे ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप स्किप करके अपना वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉज करके उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो वैसे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो पावर को पी से डिनोट करते हैं और वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल से अपन कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पावर। एंड अगर इसके दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक पावर की कि इलेक्ट्रिक पावर वे रेट है जिसमें प्रति इकाई समय के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा चार्ज को ट्रांसफ़र करते हो अपन। एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन जो चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है, तो उसको ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो ये कुछ इसका बेसिक और इंट्रोडक्शन था। तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर आमतौर पर इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा उत्पादित की जाती है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको अपन इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जैसे कि हम कोई भी प्लांट ले सकते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट ले लो या फिर हाइड्रो पावर प्लांट ले लो। तो उसके अंदर भी पूरा जो भी प्रोसेस होता है, टरबाइन मूव करता है, तो लास्ट में जाके वो एक जनरेटर से कपल्ड होती है टरबाइन। तो मतलब कि जो जनरेटर है वो मेन पार्ट है, वो ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। एंड फिर आगे ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा हमारे घरों तक उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। मैं इस नोट्स में से पढ़ूंगा। अगर नोट्स चाहिए तो मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट आप समझ के नोट्स से उतार सकते हैं, वरना मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो वो आप मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा उत्पादित करते हैं और इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे सोर्स द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे सोर्स से आपूर्ति की जाती का मतलब यह है कि जैसे कि इसको अपन इलेक्ट्रिक पावर को अपन बैटरीज के अंदर भी स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है कि इन्वर्टर्स लगे हुए रहते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम इन्वर्टर को चार्ज कर लेते हैं और बाद में उस इन्वर्टर के अंदर भी बैटरी कनेक्ट होती है। तो उसी बैटरी को फिर हम अपन घर के अंदर उसी बैटरी के माध्यम से अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड के माध्यम से ऑफिस और हाउसेज में आपूर्ति की जाती है। और इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन लाइन द्वारा लंबी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और हाई एफिशिएंसी के साथ गति, प्रकाश या गर्मी जैसे आपूर्ति एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पे भी अपना जीएसएस होते हैं या बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से जो अपने घरों तक जो बिजली आती है तो वो ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए आते हैं। जो आपके घर के सामने भी आपने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर 3 वायर के कनेक्शन होते हैं और वहीं से आपके घर में बिजली आती है। और वो भी वायर जहाँ से कनेक्ट होते हैं वो जीएसएस से आ रखे होते हैं। तो जो वहाँ से और फिर आप वहाँ से इन पोल्स के पास बिजली आती है और पोल से आपके घर में उस बिजली को लाया जाता है। और फिर घर में अपन अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन फैन चलाने के लिए या फिर लाइट के लिए या फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए उसको यूज़ करते हैं।
तो ये तो सिंपल सी इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे वॉट मीटर्स की। इसको मेज़र कैसे करते हैं? तो हम इलेक्ट्रिक पावर को बेसिकली हम वॉट मीटर से मेज़र करते हैं। आपने आपकी इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर देखा होगा कि जो वॉट मीटर्स होते हैं उसके ज़रिए अपन मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र करते हैं वो एक तो वॉट मीटर होता है और एक दूसरा होता है एनर्जी मीटर। 2 मीटर्स की बात करते हैं। तो जो एनर्जी मीटर होता है तो वो क्या एनर्जी मीटर क्या है कि जो आपके घर के बाहर जो एक मीटर लगा हुआ रहता है, तो पोल से जो बिजली आती है सबसे पहले मीटर से कनेक्शन होती है और मीटर से कनेक्ट होने के बाद वो मीटर आपके घर में सप्लाई देता है। तो जब आपके घर में बिल आता है, बिजली का बिल आता है, वो महीने से या जब भी आता है, तो जो उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर्स जीएससी से जो बंदे आते हैं वो पहले रीडिंग नोट करके जाते हैं और फिर आपको बिल देते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो भी पावर को ही मेज़र कर रहा है, एनर्जी मीटर होता है वो। और एक होता है वॉट मीटर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है, जो कि आमतौर पे आपने अपने लैब्स के अंदर देखा होगा। इलेक्ट्रिक लैब्स के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं ही हैं तो लैब्स के अंदर बहुत सारे वॉट मीटर्स होते हैं। तो हम दोनों मीटर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एनर्जी मीटर क्या होता है और वॉट मीटर क्या होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो वॉट मीटर जो होता है वो इसकी पावर पी को अब चलिए हम वोट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर पी को मेज़र करने वाले यंत्र इंस्ट्रूमेंट को वोट मीटर कहते हैं। जो पावर को मेज़र करता है उसको हम वोट मीटर कहते हैं। और पावर की यूनिट हमेशा वोट होती है और उसी वोट को डब्ल्यू से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो पावर को मेज़र करता है उसको ही हम वोट मीटर कहते हैं। तो अब वोट मीटर की पूरी कंस्ट्रक्शन जानेंगे और उसके अंदर का मतलब पूरा वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। तो चलिए हम वोट मीटर के बारे में समझते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं वॉट मीटर की और उसके बाद अपन बात करेंगे एनर्जी मीटर की। तो वॉट मीटर के अंदर होता क्या है कि बेसिकली ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये वॉट मीटर का डायग्राम है एंड इसके अंदर क्या होता है कि एक स्केल होती है और उसके ऊपर अलग अलग नंबर्स होते हैं और जो ये पॉइंटर होता है ये यहाँ पे शो करता है, अपन को रीडिंग शो करता है। जब इसको अपन फेस देते हैं और लोड से कनेक्ट करते हैं तो जो वोट मीटर का जो ये पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन करता है और उससे हमें रीडिंग मिलती है कि कितना पावर है। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो MLCV टर्मिनल से होते हैं। MLCV टर्मिनल्स क्या है कि तो जो फेज़ होता है उसको M में कनेक्ट करना पड़ता है और L और C टर्मिनल्स को कॉमन कनेक्ट करना पड़ता है और जो V टर्मिनल होता है उसके अंदर अपन न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो L और C को जब कॉमन कनेक्ट कर देंगे तो C और V के अंदर अपन लोड को कनेक्ट करेंगे और जब फेज़ और न्यूट्रल इसको देंगे वोट मीटर को तो ये इसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन करेगा और हमारे को बताएगा कि कितना उसके अंदर जो वो लोड है और मतलब कितना पावर को मेज़र करके ये हमें बताएगा। तो जो ये MLCV जो टर्मिनल्स हैं इसका इंटरनल कनेक्शन क्या होता है उसको अपन डिस्क्राइबली और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये MLCV कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। ये M टर्मिनल है, ये L और ये C और ये V टर्मिनल्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब सबसे पहले फेज़ को M से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और न्यूट्रल को V टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और L और C को तो अपन कॉमन कर ही देंगे। तो क्या होता है कि इस वोट मीटर के अंदर क्या होता है कि 2 कोइल लगी हुई रहती हैं। 2 कोइल कौन कौन सी होती है? एक कोइल का नाम होता है CC एंड दूसरी कोइल का नाम होता है PC। CC कोइल की फुल फॉर्म है करंट कोइल और PC कोइल की फुल फॉर्म है पोटेंशियल कोइल या फिर अपन इसको प्रेशर कोइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें होता क्या है कि जो CC कोइल होती है ना वो हमेशा फेज़ के सीरीज़ में कनेक्ट होती है और जो PC कोइल होती है ना वो फेज़ और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट होती है, ठीक है। और CC का काम क्या होता है कि ये एज ए एम्पियर मीटर की तरह काम करती है और PC का काम होता है वोल्ट मीटर की तरह काम करती है। क्योंकि जब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि P इजगल्स टू VI होता है, ठीक है। P इजगल्स टू क्या होता है? VI होता है। तो P इजगल्स टू VI वो इसलिए होता है कि P का मतलब तो पावर हो गया, V का मतलब वोल्ट मीटर और I का मतलब होता है जो करंट को मेज़र करता है एम्पियर मीटर। तो जो ये है वो एम्पियर मीटर का काम कर रहा है और ये वोल्ट मीटर का काम कर रहा है और ये दोनों मिलके बनाते हैं एक वोट मीटर जिसको जो कि पावर को मेज़र करता है ये वाला P, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसके अंदर जब हम
अगर अपन यहाँ पे फेस को देंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि मोटे तार वे कम टर्न्स होते हैं। सीसी कोइल के अंदर मोटे तार वे कम टर्न्स होते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब कि करंट जो है अच्छे से फ्लो हो पाता है। और जो पीसी कोइल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, पतले तार वे अधिक टर्न्स होते हैं। जब पतले तार वे अधिक टर्न्स होंगे तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर करंट इतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट अपना आप कम फ्लो होगा, तो ऐसे वो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो ये कुछ इसके टर्मिनल्स की हमने बात करी थी और कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एम को बोलते हैं हम मेन, जहाँ से सप्लाई कनेक्ट करते हैं। एल को बोलते हैं लोड, और सी जो होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है, और वी मतलब कि वोल्ट जो कि न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स हो गए। ये वही टर्मिनल्स हैं जो ये वाले कनेक्शंस जो अपन देखते हैं ना वोल्ट मीटर के आगे जो चार टर्मिनल्स होते हैं, उसी का ये इंटरनल कनेक्शन है। इसके अंदर यहाँ पे सीसी और पीसी कोई लगी हुई रहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन वोल्ट मीटर का पूरा समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो हमने सबसे पहले बेसिक ऑफ वोट मीटर्स तो अपन ने देख लिया। तो अब बात करते हैं वोट मीटर्स के टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वोट मीटर की अपन बात करेंगे। तो वोट मीटर हमेशा क्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडक्शन टाइप वोट मीटर, एक होता है डायनेमो टाइप वोट मीटर। ठीक है, इंडक्शन टाइप वोट मीटर होता है, इंडक्शन टाइप वोट मीटर जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कोर टाइप वोट मीटर, एक होता है डबल मैग्नेट टाइप वोट मीटर। तो सबसे पहले हम इंडक्शन टाइप वोट मीटर के बारे में देखेंगे और फिर इसके टाइप्स भी देखेंगे, कोर और डबल मैग्नेट टाइप वोट मीटर। ठीक है, तो इंडक्शन टाइप वोट मीटर में क्या होता है कि अब यहाँ पे एनर्जी मीटर की भी बात करेंगे। जो एनर्जी मीटर होता है वो भी आपका एक तरीके से रीडिंग जो नोट करता है, तो वो भी एक तरीके से पावर का ही मेज़र कर रहा है, और वोट मीटर भी पावर का ही मेज़र कर रहा है। तो अपन एक इसमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन टाइप वोट मीटर के अंदर क्या होता है कि जो मूविंग पार्ट होता है ना वो पॉइंटर होता है। अभी अपन ने डायग्राम में बात करी थी, जब कनेक्ट करते हैं टर्मिनल से, तो उस टर्मिनल से तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्शन करता है, उसी के कारण हमें रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो मूविंग पॉइंटर होता है, मूविंग जो पार्ट होता है वो पॉइंटर होता है वोट मीटर के अंदर। और एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है कि एनर्जी मीटर के अंदर जो मूविंग पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम की डिस्क। अब वो कैसे होती है और वो क्या होती है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो डायग्राम शो हो रहा है ये है एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पे आप देख सकते हो नोटबुक के अंदर कि जो ये बीच के अंदर ये पूरा कनेक्शन करा हुआ है वोट मीटर का, और ये जो बीच के अंदर जो ये आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम की डिस्क। ये रोटेट करती रहती है। अब वोट मीटर के अंदर तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन करता है, और एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है कि ये जो ऐसे डिस्क होती है वो रोटेट करती हुई अपन को नज़र आती है। पर अब क्या होता है कि समय के साथ साथ चेंजेस होते हैं, तो एनर्जी मीटर भी आजकल के जो नए प्रकार के जो एनर्जी मीटर आते हैं, अब जो आपके घर के सामने जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है ना उसके अंदर आपको ये जो रोटेटिंग पार्ट होता है एल्यूमिनियम की डिस्क वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये क्या होता है कि ये पुराने जो ज़माने के एनर्जी मीटर है ना उसके अंदर आती थी। अब इसको बंद क्यों करा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मतलब इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि इससे क्या होता है जो वो एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट करती है ना, तो उसी के ही कारण रीडिंग नोट होती है। तो तो लोग क्या करते थे कि उस जो रोटेट करती है डिस्क उसको मैग्नेट के ज़रिए या फिर एनर्जी मीटर के बाहर कुछ ऐसा सिस्टम मतलब मैग्नेट वगैरह लगा देते थे, तो वो एल्यूमिनियम की डिस्क जो है रोटेट करना बंद कर देती। तो जब वो डिस्क रोटेट करना बंद कर देगी तो रीडिंग अपना बंद हो जाएगी, पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आएगी आएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होने लग गई थी। तो एक तो ये रीज़न है, और बाकी और भी कई रीज़न होंगे जो नहीं पता मुझे। तो उसी के कारण ये एल्यूमिनियम वाले डिस्क वाले अब मीटर नहीं आते हैं। पर स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उससे आप समझ सकते हैं कि पहले के जो एनर्जी मीटर होते हैं उसके अंदर ये वाली डिस्क यूज़ होती थी।
अब जो एनर्जी मीटर उसके अंदर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी, या फिर और भी तरह तरह के हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं। तो अपन ने वोट मीटर और एनर्जी मीटर के अंदर अपन ने डिफरेंस तो देख लिया। जो वोट मीटर होता है उसके अंदर मूविंग पार्ट पॉइंटर होता है, और एनर्जी मीटर के अंदर मूविंग पार्ट वो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो रोटेट करती हुई रहती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्शन टाइप वोट मीटर के अंदर। तो वोट मीटर और एनर्जी मीटर भी कहा जाए तो सेम ही है, दोनों पावर को ही मेजर करते हैं। तो जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि ये दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ पोल का काम करता है और ये साउथ पोल का काम करता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल का काम करता है और ये साउथ का काम करता है। जैसे कि इसके अंदर लगी हुई है सीसी, सीरीज़ के अंदर सीसी कोईल लगी हुई रहती है यहाँ पे, और इसके अंदर पैरेलल के अंदर पीसी कोईल लगी हुई रहती है, जिसकी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। ठीक है, और इन दोनों मैग्नेट के बीच ये एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम फेस देंगे तो सीसी हमेशा सीरीज़ में जुड़ती है। तो इसको अपन ने सीरीज़ में जोड़ दिया, यहाँ से अपन ने फेस कनेक्ट करा और ये रोटेट करती हुई आगे यहाँ पे आ गई और ये लोड में कनेक्ट हो गई, मतलब कि ये सीसी है वो पूरा सीरीज़ में कनेक्ट है। अब पीसी को क्या फेज़ और न्यूट्रल दोनों चाहिए होते हैं, तो फेज़ तो इसको यहाँ से मिल जाएगा, ये जो वायर जा रहा है ये फेज़ मिल गया। अब पीसी कोईल को अब न्यूट्रल भी चाहिए होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये न्यूट्रल से कनेक्शन करा हुआ है, और ये जो एंड पॉइंट है ये वाला न्यूट्रल का इसको मिल रहा है। तो इसको फेज़ न्यूट्रल दोनों मिल गए और ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गई। ठीक है, और इसको अपन लोड की ज़रूरत होती तो ये लोड लगा दिया, और यहाँ से अपन सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और ये एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो रोटेट करने लग जाएगी। तो मतलब कि आपका वोट मीटर वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और चीज़ है, ये जो कॉपर शेडिंग यहाँ पे जो ये आपको बैंड्स दिख रहे होंगे, ये 3 अलग अलग 6 हैं वैसे, 3 इस साइड और 3 इस साइड। इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं कॉपर शेडिंग बैंड। तो मैं आपको इसकी एक बार पूरी थ्योरी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इंडक्शन टाइप वोट मीटर की ये कंस्ट्रक्शन दर्शाई गई हैं। इसमें 2 लेमिनेटेड इलेक्ट्रिकल मैग्नेट हैं, पीसी और सीसी, ये 2 इलेक्ट्रिक मैग्नेट हैं। इसके अंदर सीसी को एक लोड करंट द्वारा एक्साइटेड किया जाता है। जो ये सीसी है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जो ये लाइन है वो मैं अपने नोट से बता रहा हूँ, तो वो आप अगर अच्छी लगे तो आप इसको आप लिख भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो सीसी है वो एक लोड करंट द्वारा एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है भाई, ये सीसी जो कोईल है इसको लोड से अपन कनेक्शन करके इसको एक्साइटेड करते हैं, और इसे सीरीज मैग्नेट कहते हैं, ये सीरीज मैग्नेट कहेंगे इसको। जबकि दूसरी इलेक्ट्रिक मैग्नेट को पीसी वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट से एक्साइटेड किया जाता है, और इसे शंट मैग्नेट कहते हैं। इस वाले मैग्नेट को अपन शंट मैग्नेट कहेंगे, और इसको वोल्टेज और फेज और न्यूट्रल दोनों से इसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों मैग्नेट के बीच एक एल्यूमिनियम की डिस्क फिक्स रहती है, ये दोनों मैग्नेट के फ्लक्स को काटती है। अब आपने ये तो चीज़ पढ़ी होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कि जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेट के अंदर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन रखते हैं तो वो उसके अंदर रोटेट करने की कोशिश करता है, मतलब कि उस मैग्नेट से जो फ्लक्स इंड्यूस होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, उसको वो करंट कैरिंग कंडक्टर काटने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे करेगा। तो जब ये एल्यूमिनियम की डिस्क इन दोनों के जो ये एल्यूमिनियम की डिस्क है वो इन दोनों के फ्लक्स को काटने की कोशिश करेगी, रोटेट करेगी, तो इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब वो एडी करंट क्या है तो वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों मैग्नेट के बीच एल्यूमिनियम की डिस्क फिक्स रहती है, ये दोनों मैग्नेट के फ्लक्स को काटती है। इन फ्लक्स एवं इसके द्वारा डिस्क में इंड्यूस एडी करंट की डिफ्लेक्शन टॉर्क, जब वो ये रोटेट करेगी फ्लक्स को काटेगी तो उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस होगा और वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब वो एडी करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क इंड्यूस होगा। ठीक है, जिसी के कारण हमें रीडिंग मिलेगी और अपना वोट मीटर वर्क करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर शेडिंग बैंड की। कॉपर शेडिंग बैंड ये लग रखे हैं। अब इसका काम क्या होता है, शंट मैग्नेट पीसी पर कॉपर शेडिंग बैंड प्रदान किए जाते हैं जिससे शंट मैग्नेट फ्लक्स का सप्लाई 90 डिग्री लेगिंग हो सके। ठीक है, अब लेगिंग का मतलब समझिएगा। लेगिंग का मतलब ये है कि सपोज़ कि ये कोई अपना एक किसी भी मतलब कि ये कुछ भी मतलब एक अपन मान लेते हैं, सपोज़ कि ये एक लड़का है। ठीक है, ये मतलब इस लाइन पे चल रहा है ये वाला लड़का, और ये वाला जो लड़का चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, इस लड़के से थोड़ा सा पीछे है, मतलब कि इससे जो पीछे है तो ये मतलब इसको लेग कर रहा है, मतलब पीछे है, लेग कर रहा मतलब पीछे है। और ये अगर आगे होता है तो ये इसको लीड करेगा, मतलब कि ये इससे आगे है। और ये अगर इसके साथ में होगा तो मतलब कि वो पैरेलल कंडीशन है। 3 तरह की कंडीशन होती है,
तो जो लेग करती है मतलब कि वो पीछे है इससे, तो 90 डिग्री यहाँ पे लेग हो सके इसलिए शंट मैग्नेट के अंदर हमें शेडेड बैंड लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि फ्लेक्स 90 डिग्री लेगिंग हो सके। और इन कॉपर शेडिंग बैंड को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी किया जा सकता है। शंट मैग्नेट एवं सीरीज मैग्नेट के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त करने के लिए इस कॉपर शेडिंग बैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर शेडिंग का क्या वर्क है, तो आप ये कुछ समझा सकते हैं, ठीक है। अब इंडक्शन टाइप वोट मीटर स्प्रिंग वाले होते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग वाला कनेक्शन होता है, जो पॉइंटर होता है डिफ्लेक्ट करता है तो वो वापस अपनी पोजीशन पे भी आता है, तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है, ठीक है। और जो इसकी स्केल होती है वोट मीटर के अंदर, जो स्केल होती है उसकी रेंज होती है 300 डिग्री तक, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है वो 300 डिग्री तक वो डिफ्लेक्शन कर सकता है पॉइंटर। और जो ये वोट मीटर होते हैं इसको अपन 100 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिक लोड के लिए सीधे उपयोग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं इसको अपन 100 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए सीधे उपयोग में लिया जा सकता है, परंतु हाई इलेक्ट्रिक लोड के लिए इसके साथ ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अब इसी के अंदर हमें हाई इलेक्ट्रिक लोड का यूज़ है, मतलब कि ज़्यादा अपन को करंट मापनी है, ज़्यादा वोल्टेज मापने हैं, तो हम इसके साथ ट्रांसफार्मर का भी यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर भी अब अलग अलग तरह के होते हैं, एक सीटी होता है, एक पीटी होता है, तो वो भी मतलब कि उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर यूज़ होता है। तो अपन फिर 100 एम्पियर से भी ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर अपन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया इंडक्शन टाइप वोट मीटर। इंडक्शन टाइप वोट मीटर हो गया। अब बात करेंगे हम इंडक्शन टाइप के अंदर भी और भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर टाइप, एक होता है डबल मैग्नेट टाइप। तो ये दो प्रकार हैं, तो इसके भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कोर टाइप, ठीक है। कोर टाइप की बात आती है तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि इंडक्शन टाइप वोट मीटर से अपन आ रहे हैं कोर टाइप वोट मीटर के अंदर। तो इससे मतलब ये नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं आप वीडियो का, ठीक है। तो कोर टाइप इंडक्शन वोट मीटर में क्या होता है कि ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, एंड अपन बात करेंगे इसकी। और साइड के अंदर आपको जो जो ये वोट मीटर दिख रहा है ये भी कोर टाइप इंडक्शन वोट मीटर है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये कोर टाइप इंडक्शन वोट मीटर है, और इसके अंदर क्या होता है कि अपन ने एनर्जी मीटर के अंदर देखा कि डिस्क मूव कर रही होती है, और वोट मीटर के अंदर देखा कि पॉइंटर मूव कर रहा होता है। पर कोर टाइप वोट मीटर में यह होता है कि इसके अंदर एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है, वो बीच में मूव करता हुआ अपन को दिखाई देता है। क्योंकि ये आपको ब्लैक ब्लैक जो अपन को आपको दिख रहा है इसको एल्यूमिनियम का सिलेंडर बोलते हैं। इसके बीच में जो वाइंडिंग्स होती है और आसपास इसके कनेक्शन होते हैं, तो इसके कारण हमें इसकी रीडिंग अपन को मिलती है। तो ये अपन को रोटेट करता हुआ नजर आएगा इंडक्शन टाइप वोट मीटर के अंदर। इसके अंदर मूविंग सिस्टम एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है। और अगर इसकी बात जो ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है वो लेमिनेटेड कोर पर स्थापित किया जाता है। इस लेमिनेटेड कोर पर करंट कोइल की हुई होती है। जो ये लेमिनेटेड कोर है ना, यहाँ पे करंट कोइल होती है, ये जो सीसी आप देख रहे हो यहाँ पे करंट कोइल होती है। एंड ये करंट कोइल को, ये एक तरीके से करंट कोइल का कार्य करती हैं। इस सिलेंडर की पोल से बेरिंग में फिक्स किया जाता है। मतलब कि जो ये रोटेटिंग पार्ट होता है, जो सिलेंडर एक तरीके से रोटेट करता है, तो इसको अपन क्या है कि बेरिंग के माध्यम से इसके अंदर यहाँ पे फिक्स करते हैं, बेरिंग लगाई हुई रहती है जिसके कारण ये आसानी से रोटेट कर सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर को। ये सिलेंडर दो पोल इलेक्ट्रिक मैग्नेट के अंतराल गैप में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो दो पोल होंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में रखा जाता है ताकि ये आसानी से मूव कर सकें, आसानी से रोटेट कर सकें, ठीक है। एंड प्रेशर कोइल का, ये एक तरीके से प्रेशर कोइल का कार्य करती हैं। इस पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होते हैं, एक करंट कोइल, एक पोटेंशियल कोइल बोल लो या फिर प्रेशर कोइल बोल लो, वो एक तरीके से मैग्नेट का कार्य करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क फोरफिश स्प्रिंग द्वारा दिया जाता है।
जो हमने शुरू में जो बात करी थी इंडक्शन टाइप वोट मीटर और डायनेमो टाइप वोट मीटर, तो जो पार्ट है ये इंडक्शन टाइप का ही पार्ट है, कोर टाइप इंडक्शन वोट मीटर। तो ये मतलब डायनेमो टाइप वोट मीटर होता है, उससे मतलब कि अच्छा यूज़फुल माना जाता है, इसका यूज़ जो है अधिकतर यूज़ किया जाता है और इससे अच्छा माना जाता है उसके कंपेयर की बात करें तो। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी है कोर टाइप इंडक्शन वोट मीटर की। बाकी जो पूरे कनेक्शंस हैं, टर्मिनल्स के कनेक्शन हैं, वो उसी प्रकार हैं। इसको भी लोड दिया जाता है और इसको भी फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूरा वैसे ही है, आप उसकी जगह लिख सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है इसके अंदर कि जो मूविंग पार्ट होता है वो एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो वो आप यहाँ से डायग्राम से मतलब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट डबल मैग्नेट टाइप इंडक्शन वॉट मीटर की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डबल मैग्नेट टाइप इंडक्शन वोट मीटर की। तो ये क्या होता है कि बेसिकली जो डबल मैग्नेट टाइप होता है ना, इसका भी कंस्ट्रक्शन, ये भी इंडक्शन वोट मीटर है, तो इसका भी पूरा मतलब कि अधिकतर पूरा प्रोसेस सेम है और ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आप इसके जो डायग्राम को आप चेक कर लीजिएगा, एंड थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। इसके अंदर भी वही होता है। जो डबल मैग्नेट इंडक्शन वॉट मीटर होते हैं वो दो इलेक्ट्रिक मैग्नेट, वोल्टेज एंड प्रेशर मैग्नेट और करंट मैग्नेट या फिर सीरीज मैग्नेट होते हैं, उसके बीच के अंदर एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई रहती हैं, जिसके माध्यम से एक एल्यूमिनियम या कॉपर की डिस्क इन दो मैग्नेट के बीच में एल्यूमिनियम और कॉपर, अब वो जो डिस्क होती है वो एल्यूमिनियम की हो सकती है और कॉपर की भी हो सकती है, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में ये डिस्क रोटेट करती हैं। एंड वोल्टेज मैग्नेट और फेज एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कॉपर का बैंड लगाया जाता है, और इसे डैम्पिंग मैग्नेट द्वारा एडी करंट से डैम्प्ड किया जाता है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर शेडेड बैंड लगाया हुआ रहता है। जो अपन ने पिछला वोट मीटर देखा था उसके अंदर कुछ इस प्रकार से थे, तो इसके अंदर भी बैंड लगा हुआ है, वो कुछ इस प्रकार का है। ये भी वही कार्य करता है एडी करंट इंड्यूस करने का और फ्लक्स को 90 डिग्री लेगिंग करने का। ठीक है, अब जो होता है करंट, इसकी जो करंट की रेंज होती है वो 5 से लेके 50 एम्पियर तक की रहती है। 5 to 50 एम्पियर तक की करंट को ये मेज़र कर सकता है। एवं वोल्टेज रेंज जो रहती है इसके अंदर 750 वोल्ट तक के वोल्टेज को ये वाला मीटर जो है मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर की, और पी मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के उपयोग में। मतलब कि इसके अंदर अपन अगर यूज़ कर सकते हैं तो सी और पी, जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी इसके अंदर यूज़ ले सकते हैं अगर इसकी अपन एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहे तो। मतलब कि इसका 5 to 50 एम्पियर तक का है, तो अगर इसको बढ़ाना चाहे तो अपन इसको ज़्यादा भी ट्रांसफार्मर की हेल्प से ज़्यादा भी इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी पावर को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे इंडक्शन टाइप वोट मीटर के एरर के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो अपन बात करेंगे वो है, इसके अंदर एक डिस्क लगी हुई रहती है, हम बार बार एल्यूमिनियम की डिस्क बात करें तो ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, और इसका मतलब कार्य क्या होता है, और मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो आप देख सकते हो, ये कील जैसा आपको लगा हुआ बीच के अंदर, और ये साइड के अंदर जो सर्किल दिख रहा है ये एल्यूमिनियम की डिस्क है। ये कुछ इस प्रकार से रोटेट करती रहती है, और इसके अंदर बीच में दो होल किए जाते हैं, दो छेद किए जाते हैं। इसका भी रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये दो होल्स हैं, ये स्पिंडल बोलते हैं इसको, और ये पूरी एल्यूमिनियम की डिस्क है जो कि यहाँ पे लगी हुई रहती है और इंडक्शन वोट मीटर के अंदर लगी हुई रहती है। तो इसका वर्क क्या है और मतलब कि ये क्या है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। और जिसके अंदर मेन पार्ट है, ये दो होल्स किए हुए रहते हैं। अब ये होल्स क्यों करे हुए रहते हैं, इसका अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पिंडल, जो ये स्पिंडल बीच में लगा हुआ रहता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो होल्स इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इसमें जीरो लोड की क्रीपिंग समाप्त हो जाती है। ठीक है,
इन एरर को सर्कन या खिस्कन एरर भी कहा जाता है। इन एरर में एनर्जी मीटर की डिस्क नो लोड पर भी रोटेट करती रहती है। आमतौर पर ये एरर फ्रिक्शन या फिर वाइब्रेशन के कारण हो सकती हैं। अब ये स्पिंडल जो ये डिस्क दिख रही है इसके अंदर 2 होल इसलिए किया जाते हैं कि जब हमारा एनर्जी मीटर बंद होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, उससे ट्रांसफ़र नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर, तब भी ये एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट करती रहती है। अब वो कैसे करती है? वो वाइब्रेशन के कारण या फिर फ्रिक्शन के कारण रोटेट करती रहती थी, जो पहले के जो वो एनर्जी मीटर होते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है, जब वो रोटेट करेगी तो अपने आप रीडिंग नोट हो जाएगी। तो इसी को बंद करने के लिए इसके अंदर ये 2 होल किए जाते हैं। तो इस 2 होल का कारण यही है, अगर इस होल को 2 होल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस डिस्क के ऊपर, तो ये मतलब ऑटोमेटिक रोटेट करना बंद हो जाएगी। जब इसको पावर मिलेगी तभी ये रोटेट कर पाएगी। तो ये स्पिंडल की बात हो गई और इस एल्यूमिनियम की डिस्क की बात हो गई। पर्सनली इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये मैंने आपको अलग से टॉपिक मतलब समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। तो मैं आपको अभी एक चीज़ बताना भूल गया था। तो वो है, अपन ने शुरुआत में जब वोट मीटर से अपन ने टाइप्स पढ़े थे, इंडक्शन टाइप वोट मीटर और डायनेमो टाइप वोट मीटर। तो जो इंडक्शन टाइप वोट मीटर होते हैं वो तो 2 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप और डबल मैग्नेट टाइप, जो कि अपन ने अभी पढ़ लिए। पर जो डायनेमो टाइप वोट मीटर होता है, तो इसके अंदर बस ये इतना ही डिफरेंस है इंडक्शन टाइप में और डायनेमो टाइप में। क्या है कि इंडक्शन टाइप होता है वो केवल एसी पर वर्क करता है, मतलब कि आपके पास एसी की सप्लाई है तो इंडक्शन टाइप वोट मीटर वर्क करेगा। पर जो डायनेमो टाइप वोट मीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। उसको आप एसी पे भी चला लीजिए, डीसी पे भी चला लीजिए। तो उसका जो इंटरनल सर्किट होते हैं, जो एमएलसीवी जो कनेक्शन होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि डीसी पे भी वर्क कर सके। और जो इंडक्शन टाइप वोट मीटर होता है वो सिर्फ एसी पे वर्क करता है, उसको अपन डीसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके बीच में डिफरेंस था। और अब हम बात करेंगे जो वोट मीटर थे उसके अगले टॉपिक्स की, जो कि बात आती है ब्लोंडेट्स थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या है और उसके अंदर क्या आते हैं, तो यहाँ से भी अपना जो पार्ट है वो चेंज हो जाता है। तो अपन उस थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो चलिए वो थ्योरम को शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ब्लोंडेल्स थ्योरम। मतलब कि यहाँ से पार्ट चेंज हो जाता है और यहाँ से अपनी थ्योरम स्टार्ट हो जाती है। इस थ्योरम को भी लेने का मतलब यही था कि इसके अंदर भी वोट मीटर के कनेक्शंस आते हैं, और वो किस में आते हैं वो अपन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो ब्लोंडेल्स थ्योरम क्या कहती हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि 3 तरह के वोट मीटर होते हैं, एक सिंगल वोट मीटर, एक 2 वोट मीटर और एक 3 वोट मीटर। ठीक है, 3 वोट मीटर को, 2 वोट मीटर को और 1 वोट मीटर को यूज़ लिया जाता है। और वो कैसे यूज़ लिया जाता है और मतलब कि क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस होती हैं वो अपन इस थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि हमारे पास, आपने RYB का नाम सुना होगा, रेड, येलो और ब्लू, 3 तरह के वायर्स होते हैं और वो तीनों फेज़ के होते हैं। और ये आते हैं स्टार कनेक्शन के अंदर। 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके देख लीजिए कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और क्या डिफरेंस है इसके बीच में, और पूरा मतलब कि डिटेल इस पर वीडियो बन रखा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि फिलहाल हम यहाँ पे यही समझेंगे कि जो फिलहाल अपन यहाँ पे समझेंगे कि सिंगल वोट मीटर होता है वो स्टार कनेक्शन के अंदर किस प्रकार यूज़ लिया जाता है और उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, और ऐसे ही 2 और 3 को भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगल वोट मीटर की बात करेंगे। तो सिंगल वोट मीटर के अंदर क्या होता है कि सपोज कि अपने पास 3 तरह के कनेक्शन है, आर, वाई और बी। तो स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हम तीनों कनेक्शन को अपन एक साथ जोड़ देते हैं और उस पर अपन बैलेंस लोड का यूज़ करते हैं, तो जो तीनों को जोड़ते हैं तो बीच के अंदर जो एक पॉइंट आता है ना, उसको अपन न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं। इसका अपन यहाँ पे अपन अगर ढंग से इसको अगर ट्विस्ट करा हुआ हो तो अपन यहाँ पे हाथ भी लगा लेंगे, टच कर लेंगे, तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा। ये आपने आपकी इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर आपने प्रैक्टिकल ज़रूर करा होगा। तो क्या होता है कि वोट मीटर इसके अंदर यूज़ कहाँ पे आता है, जब इन 3 वायर्स की अपन को पावर मेज़र करनी होती है तो सिंगल वोट मीटर का यूज़ लिया जाता है। तो अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले कि ये आर वाली लाइन है, ये वाई वाली और ये बी वाली लाइन है, इनके बीच में जो ये अपन ने रेजिस्टेंस लगा रखा है ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। मतलब कि यहाँ पे भी 200 का ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 200 का और यहाँ पे भी 200 का। तो सिंगल वोट मीटर के अंदर सिंपल सी यही बात है कि जो बैलेंस, जो लोड होता है ना वो बैलेंस होना चाहिए। लोड
जो लोड है वो बैलेंस होना चाहिए। लोड जो है वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 200 का, यहाँ पे भी 200 का। यूँ नहीं कि अपन यहाँ पे 200 कर दें, यहाँ पे 300 या फिर 400, तो वो मतलब कि फिर वो सिंगल वोट मीटर काम में नहीं लिया जाएगा। तो जब ये अपन तीनों कनेक्शन बराबर कर देते हैं तो किसी भी एक अपन सिरे पर या तो आर ले लो या वाई ले लो या फिर बी ले लो, तो किसी पे भी एक पे अपन वोट मीटर का कनेक्शन कर देंगे। वही अपन सीसी को सीरीज़ में जोड़ देंगे और पीसीसी को पैरेलल में जोड़ देंगे, और ये MLCV अपन ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे फेज़ आ रहा है, यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल इसको दोनों को मिल रहा है। सीसी हमेशा सीरीज में जुड़ती है और पीसी हमेशा पैरेलल में जुड़ती है। सीसी के अंदर कम टर्न्स, मोटे वायर वे कम टर्न्स होते हैं, और पीसी के अंदर पतले वायर वे अधिक टर्न्स होते हैं। तो ये अपन ने एक तरीके से वोट मीटर का कनेक्शन कर रखा है। तो ये एक तरीके से इसका फेजर डायग्राम कह सकते हैं, तो इसलिए कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है, 3D नहीं है। तो ये वोट मीटर जोड़ रखा है। तो जब अपन इस वोट मीटर की अपन रीडिंग लेंगे ना, उसको अंदर क्या होता है, मतलब कि इसको अपन क्या करते हैं कि जितना भी मतलब कि अपना रीडिंग आया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी अपनी रीडिंग आई है उसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे तीनों वायर्स की जो अपने को रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोड बैलेंस है। जितना यहाँ पे वोट मीटर मेज़र कर रहा है उतना ही इस वाई के अंदर भी करेगा और उतना ही इस आर के अंदर भी मेज़र करेगा। तो इसकी रीडिंग को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे की जो है अपन को रीडिंग मिल जाएगी कि इसके अंदर पावर कितनी आ रही है, RYB इस स्टार कनेक्शन के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से सिंगल वोट मीटर का यूज़ अपन करते हैं। अब हम बात करते हैं 2 वोट मीटर और 3 वोट मीटर का। 2 वोट मीटर और 3 वोट मीटर के अंदर मैं पहले आपको 3 वोट मीटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है, और 2 वोट मीटर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 वोट मीटर को अपन जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं 3 वोट मीटर के अंदर। ये भी अपन समझेंगे कि ये भी जो है स्टार कनेक्शन के अंदर ही इसकी बात होगी। RYB ये 3 जो लाइन है अपन को इसी के अंदर ये बात की जाएगी। एंड ये अलग अलग तरीके के अपन को अलग अलग वोट मीटर्स लगे हुए रहते हैं। ये वोट मीटर 1, ये वोट मीटर 2 और ये वोट मीटर जो है 3 है, और ये इनका कनेक्शन कर रखा है। और ये आर वाली लाइन जा रखी है, ये वाई जा रखी है, और ये बी जा रखी है, और ये बीच के अंदर जो आपको दिख रहा है वो न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि यहाँ पे आपको एन से शो हो रहा है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर अनबैलेंस लोड भी काम करता है। अब वो कैसे, क्योंकि अपन ने सिंगल वोट मीटर के अंदर देखा कि जो बैलेंस लोड होगा उस पर ही सिंगल वोट मीटर काम करेगा। तीनों लाइन जो आ रही है, तीनों जो लाइन है उसके अंदर बैलेंस लोड होना चाहिए। पर जो इसके अंदर क्या होगा कि बैलेंस लोड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होवे तो भी ठीक है और नहीं होवे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे 100 ओम का, एंड यहाँ पे 150 का, मतलब कि तीनों अनबैलेंस है। तो अपन क्या करेंगे कि आर के अंदर एक वोट मीटर लगाया, एक वोट मीटर वाई के अंदर कनेक्ट करा, और एक वोट मीटर को बी के अंदर कनेक्ट करा। ठीक है, अब वही कनेक्शन बिल्कुल वही है। MLCV जो टर्मिनल्स हैं उससे कनेक्शन होंगे। CC सीरीज़ के अंदर लगेगी, PC पैरेलल के अंदर लगेगी, और जो ये वोट मीटर लगा हुआ है इसी प्रकार वाई पे भी लगा रखा है सीरीज़ पैरेलल, इसी प्रकार इस पे लगा रखा है सीरीज़, और ये वाली सीरीज़ और ये वाला पैरेलल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो इसका जो V है अपन एक एक तो अपन सबके फेज में जोड़ देंगे टर्मिनल को, पर इसका V अलग से निकलेगा, इसका V अलग से और इसका V अलग से होगा। तो इन तीनों को मिला करके एक न्यूट्रल के अंदर अपन कनेक्ट कर देंगे, तो इसका जो है कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये वोट मीटर काम करने लग जाएंगे। जब अपन सप्लाई देंगे तो ये अलग रीडिंग नोट करेगा, ये अलग रीडिंग नोट करेगा, ये अलग रीडिंग नोट करेगा। और अलग रीडिंग नोट करने का भी रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे लोड अनबैलेंस है। अगर लोड इक्वल होता है तो अपन सिंगल वोट मीटर से भी मेज़र कर सकते थे इसकी रीडिंग को। तो जो इसका लास्ट का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा WT इक्वल्स टू W1 + W2 + W3। जो टोटल वोट है, जो टोटल पावर है, उसके अंदर क्या होगा कि वोट मीटर 1, वोट मीटर 2 और वोट मीटर 3 इन तीनों की रीडिंग को प्लस कर देंगे तो वो टोटल पावर निकल करके आ जाएगी। तो तीनों वोट मीटर जाहिर सी बात है अलग अलग दिखाएंगे क्योंकि अनबैलेंस है। तो इससे अपन 3 वोट मीटर की भी अपन ये कंस्ट्रक्शन देखी और कुछ इस प्रकार से अपन रीडिंग निकाल सकते हैं।
इसकी मेन बात यही है कि जो सिंगल वोट मीटर के अंदर है वो तो लोड बैलेंस होना चाहिए, और जो 3 वोट मीटर है इसके अंदर अनबैलेंस कंडीशन पे भी ये कार्य करता है। तो अपन ने ये तीनों तरह के वोट मीटर के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं 2 वोट मीटर की। तो 2 वोट मीटर कैसे वर्क करता है, तो चलिए वो जानते हैं। तो जो अपन बात करेंगे वो है अभी 2 वोट मीटर के बारे में। इसका भी मैं आपको शुरू से कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। तो ये अपने आर वाली लाइन है, आर आ रही है, यहाँ पे वाई वाली है और यहाँ पे बी है। रेड येलो ब्लू तीनों हो गए हैं, और इन दोनों को इन तीनों वायर्स को बीच में मिला करके ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, जिसको अपन एन से शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वोट मीटर 1 लगा रखा है, यहाँ पे वोट मीटर 2 लगा रखा है। 2 वोट मीटर की यहाँ पे बात हो रही है। ये आर वाली लाइन, ये वाई वाली, ये बी वाली, ठीक है। अब 2 वोट मीटर अपन क्या करेंगे, किसी भी 2 लाइन के बीच लगा देंगे। और हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आप बैलेंस में भी यूज़ करो या फिर अनबैलेंस में यूज़ करो, बात एक ही है, कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो भी ये दोनों वोट मीटर अच्छे से रीडिंग को मेज़र करके दे देंगे, पर इसके लिए कुछ अपन को एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, फिर इसका जो है रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये वोट मीटर को सीसी कॉइल को सीरीज़ में जोड़ दिया, पीसी कॉइल को पैरेलल में जोड़ दिया। इसके अंदर भी सीसी कॉइल को सीरीज़ के अंदर और पीसी को पैरेलल में जोड़ दिया। इन दोनों का जो कनेक्शन है वी, उसको अपन ने मिला करके न्यूट्रल के अंदर एन के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो ये अपना इसके अंदर कनेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि पी टोटल निकालनी पड़ेगी, पावर टोटल निकालनी पड़ेगी। तो P1 प्लस P2 को करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल पावर निकल के आएगी। तो जब हम P1 की अलग से रीडिंग को लिखेंगे और P2 की अलग से रीडिंग को लिख करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले P की अलग करेंगे और P2 की अलग करेंगे, तो वो मैं आपको डेरिवेशन भी करके दिखा देता हूँ। तो जो अपन बात करेंगे P1 की बात करेंगे और P2 की बात करेंगे, तभी अपने पास P टोटल निकल के आएगी। तो सबसे पहले P1 की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन P1 की बात करेंगे। सबसे पहले P1 निकालना पड़ेगा, फिर P2 निकालना पड़ेगा। तो P1 की अपन यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले IR लिखेंगे। IR क्यों लिखा, क्योंकि अपन को यहाँ पे जो ये जुड़ रखा है, जो यहाँ पे करंट आ रखी है, जो ये आई करंट आ रखी है वो R से कनेक्ट है, R वाली लाइन से कनेक्ट है, इसलिए अपन ने यहाँ पे IR लिखा। एंड देन फिर अपन लिखेंगे ER माइनस EB। अब ER इसलिए लिखा क्योंकि E मतलब होता है वोल्टेज, इसका वोल्टेज, और जो ये इसका V वाला टर्मिनल कनेक्ट है इस B वाले से, ठीक है। इस R का जो लाइन वाला वोट मीटर है वो कनेक्ट है B वाले टर्मिनल से, तो यहाँ पे अपन ने EB लिखा, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, इक्वल्स टू P इक्वल्स टू होता है VI, P इक्वल्स टू VI होता है। अब इस VI को अपन IV लिखे या फिर VI लिखे, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू होगा IV, ठीक है। ये तो I हो गया IR, और ये पूरा V हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी E आ रहा है और E आ रहा है। E मतलब होता है वोल्टेज, और इसको अपन V से भी डिनोट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये अपन ने P1 की वैल्यू लिख ली है। अब इसी प्रकार यहाँ से P2 की वैल्यू लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे P2 की वैल्यू, तो P2 इक्वल्स टू, सबसे पहले P2 किसके अंदर कनेक्ट है, इस वाले करंट वायर के अंदर कनेक्ट है, मतलब कि Y के अंदर कनेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन IY, एंड अपन नेक्स्ट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे EY माइनस EB, ठीक है। क्योंकि इसका भी जो ये टर्मिनल है वो B से कनेक्ट कर रखा है अपन ने, इसका भी कनेक्ट है, इसका भी कनेक्ट है। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि जो वोट मीटर है वो 2 वोट मीटर है। जो 2 वोट मीटर है उसका जो एक तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक एक वायर को, और जो दूसरा वायर है दोनों का वी जो कनेक्शन है उसको अपन ने बी वाले में, जिस वाली लाइन के अंदर वोट मीटर नहीं लग रखा है उसके अंदर अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो ये अपन, इसलिए अपन ई बी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब P1 P2 की वैल्यू आ गई। अब इसका टोटल करेंगे तो अपने पास P टोटल आ जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन P1 की वैल्यू को अपन इधर मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले P1 की अपन ने वैल्यू निकाली थी IR ब्रैकेट के अंदर ER माइनस EB। ओके, ये अपने पास P1 की वैल्यू आ गई थी और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो IR को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगी IR मल्टीप्लाई ER माइनस IR मल्टीप्लाई EB। ओके, तो ये अपन ने सॉल्व कर दी। अब बात करेंगे यहाँ पे P2 की बात करेंगे, ये आ गया अपना P2। ठीक है, P2 को भी सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू अपन ने लिखी थी IY एंड EY माइनस EB। ठीक है, अगर आपको वीडियो, ये ऑफकोर्स वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो आप इसको अब 1.7x या फिर जितना आप देख सकते हो उतना इस वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गया। तो अगला जो मैं देखूंगा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, IY को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे EY माइनस IY को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे IY इंटू EB। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसको और इसको अपन पुट कर देंगे। अपन पुट करेंगे तो P टोटल निकालना अपन को, तो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। ये अपना हो गया P1 प्लस ये हो गया P2। ठीक है, ये अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे P टोटल कर लेंगे इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को प्लस करना है, तो इसको अपन एज इट इज उतार देंगे IR इंटू ER माइनस IR इंटू EB। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे एंड प्लस के साइन के बाद P2 की वैल्यू लिख देंगे। P2 की वैल्यू है IY इंटू EY एंड माइनस IY इंटू EB। ये आ गई अपने पास P2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि प्लस वाली को एक साइड लिख लेंगे और माइनस वाली को एक साइड लिख लेंगे, तो ये आ गया अपने पास P टोटल इक्वल्स टू, ये वाली प्लस की है IR मल्टीप्लाई ER एंड ये वाली प्लस की है, तो प्लस IY इंटू EY। इन दोनों वैल्यू को लिख लिया इधर, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे माइनस वाली को। तो सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ मैं IR मल्टीप्लाई EB एंड ये माइनस लगा दिया एंड IY इंटू EB। ठीक है, ये अपन इसको अलग लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस वाले के अंदर भी EB कॉमन है, इस वाले के अंदर भी EB कॉमन है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो EB को अपन कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपने पास P टोटल आ जाएगा, ये तो एज इट इज उतरेगा एंड IR मल्टीप्लाई ER प्लस IY एंड EY। ठीक है, अब इसमें से अपन ने EB को तो कॉमन निकाल लिया, तो ये अपन अलग से कॉमन निकाल लेंगे EB। तो अंदर क्या बच गया, EB कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया IR बच गया एंड प्लस IY। अब IY क्यों लिखा, क्योंकि प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बार माइनस का चिन्ह है तो वो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके अंदर अपन KCL यूज़ करेंगे। अब KCL पे भी मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो KCL मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, एंड किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी नोड पॉइंट की ओर आने वाली करंट एवं वहाँ से जाने वाली करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। तो इस लाइन में KCL का यूज़ किया गया है। तो KCL के अंदर क्या होगा कि ये IR प्लस IY एंड प्लस IB, ये अपने पास 3 लाइन थी RYB, इसके अंदर तीनों के अंदर करंट फ्लो हो रही थी, तो इन सब का अलजेब्रिक सम 0 हो जाता है, ये KCL का लॉ कहता है। तो अपन को यहाँ पे EB की वैल्यू चाहिए है, तो EB की वैल्यू चाहिए तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि EB है क्या। एक मिनट, अपन को यहाँ पे IR और IY की वैल्यू चाहिए, IR और IY की वैल्यू चाहिए, तो अपन यहाँ से IR और IY को अलग कर लेंगे और IB को उधर भेज देंगे। ठीक है, IB को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का है, तो इधर रखें नेगेटिव का हो जाएगा, तो IR प्लस IY को इधर ही रख लेंगे एंड IB को इधर भेज देंगे, तो ये माइनस IB हो जाएगा। तो जो ये माइनस IB है इसका वैल्यू तो अपन को मतलब कि इस IR और इस Y की जगह अपन माइनस IB भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पूरा जो टर्म है ये रहा, और इसको अपन माइनस IB भी लिख सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे उतार लेंगे, तो P टोटल इक्वल्स टू आ जाएगा IR मल्टीप्लाई ER प्लस IY, ये वाला तो एज इट इज उतारेगा, और ये आ गया माइनस EB, और इसकी जगह अपन लिख देंगे माइनस IB। ठीक है,
ये आ गया अपना माइनस आई बी। अब ये माइनस और माइनस बाहर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू भी अपने पास निकल कर आ जाएगी। तो पी टोटल इजकल्स टू आ जाएगा, पूरा एज इट इज़ उतार देंगे इसको भी, एंड पूरा जब एज इट इज़ उतारेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आई आर इंटू ई आर प्लस आई वाई इंटू ई वाई, ठीक है। एंड ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, एंड ई बी और ये हो जाएगा आई बी, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। तो अपने पास पी टोटल की वैल्यू ये वाली फाइनल निकल के आ गई, ये अपने पास आ गई टोटल पावर, ठीक है। अब इसका जो ये पूरा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से करा है, और इसके अंदर अपने पास ये आर की भी करंट आ गई, ये आर आई के साथ भी आ गया, ये आर ई के साथ भी आ गया, ये वाई जो है आई के साथ भी आ गया, वाई ई के साथ भी आ गया, बी ई के साथ भी आ गया, और बी आई के साथ भी आ गया, और ये सब प्लस के अंदर आ गए। तो ये अपने पास टोटल पावर निकल के आ गई। तो यहाँ पे जो 2 वोट मीटर के कनेक्शन है, तो उसका जो ये डेरिवेशन है इसको सॉल्व करके अपन इसकी रीडिंग निकालते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रखा हो, पूरा समझ में आ गया होगा। एंड ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एंड और अब तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। और आप अगर इससे अगर कोई लाइन आपको पसंद आ रही है तो आप उसको नोट्स में भी उतार सकते हैं, और नहीं तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो ये मतलब वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, पूरी जो ब्लोंडल्स थ्योरम है उसके तीनों कनेक्शन, तीनों टाइप के वॉट मीटर है, सिंगल, डबल और ट्रिपल वॉट मीटर है, उसका पूरा एक अलग से पार्ट है। एंड जो अपन ने एनर्जी मीटर, टाइप्स ऑफ वॉट मीटर पढ़े हैं वो अलग से पार्ट है। तो ऑफकोर्स वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा जो मैंने पूरा एक तरीके से कह सकते हो पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड हमने KCL, इसके अंदर KCL की बात करी थी, एंड स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की बात करी, इस पर भी वीडियो बन रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आपको वो समझने हो तो आप वो भी समझ लीजिएगा। एंड शुरू के अंदर जो आपने इंडेक्स देखी थी उसके अंदर टाइमिंग के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लिख के रखे हैं, तो जो आपको टॉपिक देखना है उस टाइम पे जाके आप स्किप कर दीजिएगा, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक अभी आपको देखना है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे। और जल्दी ही इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। और इसी सब्जेक्ट 3003 के अंदर आपको कोई भी डाउट्स होवे तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे। और ये हमारा जो हमारा अपन ने स्टडी की बात करी हुई, ये हमारा एक व्लॉग चैनल है राधे व्लॉग्स। इस पर भी मैं ही वीडियोस बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी आती हैं, मिनी व्लॉग्स भी आते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब स्टडी की अगर वीडियो आएगी और आपको अगर वो देखनी हो तो वो देख सकते हो, वरना मिनी व्लॉग्स और कॉमेडी वीडियो तो रेगुलर अपलोड होती हैं। तो आप वो भी हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछला चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है यूनिट फर्स्ट है ये अपनी, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। ये भी 3003 का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको अपन पूरा कवर अप करने वाले हैं। और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मतलब ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन चुका है तो अगर यदि आपको इसको फास्ट करना है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा 1.5 या फिर 1.7x पे इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी बात करेंगे और उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के क्या फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे, और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात आती है तो वो आती है सबसे पहले इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स, अपनी जो कुछ इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म्स हैं उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म को देखते हैं। तो ये कुछ हैं, अलग अलग विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग देशों के क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बात करेंगे।
और अपने भारत के भी कौन से हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है BIS। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये अपने भारत का है, ठीक है, ये अपने भारत का है। तो सबसे पहले आता है अपने पास BIS। सबसे पहली फुल फॉर्म है BIS। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये अपने भारत का इंडियन स्टैंडर्ड है, भारत के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फुल फॉर्म है BIS की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो कुछ कुछ छोटी छोटी फुल फॉर्म्स है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं, तो इनको भी एक बार पढ़ते हुए चलते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड आती है ISO। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है JIS। JIS का मतलब होता है जापान इंडस्ट्रियल ऑफ स्टैंडर्ड। ये जापान का है और जापान इंडस्ट्रियल ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। कहीं कहीं पे आई का मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, कहीं कहीं पे इंडस्ट्रियल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ताकि वो इधर उधर मिस नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि BSI आता है। BSI का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल आ रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो किसी किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, BIS का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है अपना DIM। DIM का मतलब होता है ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन। ये जर्मनी का है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का। DIM का मतलब होता है ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, ठीक है, ये हो गया जर्मनी का। फिर आता है नेक्स्ट GOST। गोस्ट, अपन गोस्ट पढ़ सकते हैं, GOST गोस्ट। इसका मतलब होता है रूस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये रसिया का है, ठीक है, रूस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है ASA। ASA का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये अमेरिका की है, और ASA का फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है ASTM। ASTM का होता है USA स्टैंडर्ड, ठीक है, ये USA का, ये भी अमेरिका का है, और ASTM की फुल फॉर्म हो गई USA स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी ऐसे मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं है, तो ASTM का याद रख लेना, USA स्टैंडर्ड। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं अपन, अपने पास कुछ प्राइमरी और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, तो इन यूनिट्स की बात करेंगे। क्या होती है, कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती है। तो सबसे पहले 7 प्राइमरी यूनिट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से हो सकता है कोई एक आधी आ भी जावे एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले 7 प्राइमरी यूनिट्स की बात करेंगे, तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूनिट्स हैं, ठीक है। और 2 सेकेंडरी यूनिट्स होती है, वो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई है, फिर यहाँ पे इसके सिंबल है और किस में इसको मेज़र करा जाता है, ठीक है। जैसे लेंथ को अपन मीटर में मेज़र करते हैं, और मीटर का सिंबल हो गया M, तो इसी प्रकार ये सभी का है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है लेंथ। लेंथ को अपन मीटर में मेज़र करते हैं, M इसका सिंबल है। मास को किलोग्राम में और kg इसका सिंबल है। टाइम को सेकंड के अंदर, और S इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और A इसका सिंबल है। फिर आता है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा अपन केल्विन में मेज़र करते हैं, और K इसका सिंबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडेला के अंदर मेज़र करा जाता है, और CD इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब कि मोल और मोल। ये मोल और मोल दोनों में डिफरेंट है, सिर्फ स्पेलिंग का। ये है MOLE और ये है MOL, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, और एक बार फिर से अपन पढ़ लेते हैं। लेंथ को अपन मीटर M, मास को किलोग्राम kg, टाइम को सेकंड S, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर A, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को केल्विन K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला CD, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और कुछ 7 प्राइमरी यूनिट्स अपन को याद हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सॉरी, मैंने आपको पहले सेकेंडरी यूनिट बोला, वो एक्चुअली में सेकेंडरी यूनिट्स नहीं है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जो कि सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। 2 वो कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनका नाम है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को अपन रेडियन, ठीक है, प्लेन एंगल को अपन रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे कि रेडियन है तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा RAD, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, RAD, रेडियन का RAD, सिंपल से याद रहेगा। प्लेन एंगल का रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SR, ठीक है।
ये भी आराम से याद रह जाएगा। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SR। तो ये अपनी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। तो मैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही अपन लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट के अंदर आता है कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब कि अब ये सबकी पूरी मतलब कि एक अलग अलग है, आप किसी की भी डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो यदि आपको फॉर्मूला और ये चीज़ आती है। तो अब वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे तो डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर क्या होता है कि ये है ना वे यूनिट्स जो MKS मात्रक की हेल्प से निर्मित किए जाते हैं। जो MKS होता है ना उसकी हेल्प से जो बनाए जाते हैं ना उसको अपन डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ आते हैं डायमेंशन आते हैं, जैसे कि MLTA के अंदर ही ये डिराइव होती हैं। M का मतलब होता है मास, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम और A का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर किसी भी अपन जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो नहीं, मतलब किसी की भी अपन बात करते हैं, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, या किसी भी ऐसी की बात करते हैं जिसको अपन अपन उसका फॉर्मूले में जैसे कि तोड़ सकते हैं ना, जैसे एरिया को अपन लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मतलब ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला हुआ। तो इसको अपन तोड़ सकते हैं। तो लेंथ को अपन मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं। तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में अब इसमें कौन सा अपन यूज़ ले सकते हैं, मास, तो इसमें वजन वाली तो कोई बात हुई नहीं एरिया में, तो M को 0 लिख देंगे। अब L लेंथ की बात हुई है, लेंथ अपन मीटर में मेज़र करते हैं, तो L कितना है यहाँ पे, मीटर कितना स्क्वायर है मतलब कि 2, तो L2 आ जाएगा। ठीक है, टाइम की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई तो T0 आ जाएगा। एम्पियर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की भी कोई बात नहीं हो रही तो यहाँ पे A0 आ जाएगा। ठीक है, ए अपन कहीं कहीं पे लिखेंगे जहाँ पे करंट की बात होगी, वरना MLT के अंदर अपन को इसको डिराइव्ड यूनिट को अपन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया की अगर बात करेंगे तो M0 L2 T0 कैसे बनी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंड अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं और हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो ये हो गया अपना मीटर क्यूब, M क्यूब। ठीक है, M क्यूब मतलब कि लेंथ की बात हो रही है तो M0 L3 T0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मीटर का क्यूब है। और यदि यहाँ पे कोई ऐसी यूनिट होती जिसके अपन टाइम भी आता तो यहाँ पे टाइम आ जाता, तो टाइम के ऊपर भी 1 2 जितना भी होता है वो अपन लगा देते हैं, तो वो भी आगे आएगा। तो अपन एक एक करके इसको एक बार पूरे को पढ़ लेते हैं। सेकेंड आती है डेंसिटी की बात। डेंसिटी के अंदर क्या होता है कि डेंसिटी के अंदर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब कि वेट की बात हो रही है, मास मतलब कि वेट हो रहा है, किसी भी चीज़ का वेट की बात हो रही है। तो वेट को हमेशा अपन केजी के अंदर अपन जो है अपन वो मेज़र करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम का अपन लिखेंगे मीटर क्यूब, जो कि अभी पिछले वाला अपन ने देखा था। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब हो गया। एंड मास का हो गया केजी, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। अब ये अपॉन में है तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि M1 होगा, क्योंकि केजी की बात हो रही है इसलिए M1 हो रहा। और अगर मास मतलब M मतलब मास होता है, इसलिए केजी की जगह केजी तो 1 हो जाएगा। L3 कैसे आया, L-3 कैसे आया, ये एक्चुअल में L−3 है। मतलब कि जो जो अपॉन में होती है ना चीज़, नीचे होती है डिवाइड में अपॉन में होती, तो जब ये ऊपर जाती है तो ये -3 हो जाती है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये -3 इसलिए हुआ, जब L को अपन -3, ये जो क्यूब है ये ऊपर गया इसलिए ये -3 आया। और T0 है क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस को अपन मीटर के अंदर मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड के अंदर, एस के अंदर मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेट की तो कोई बात नहीं हो रही तो M0 आ जाएगा, क्योंकि M हमेशा वेट के लिए यूज़ होता है। अब L लेंथ की बात हुई, क्योंकि यहाँ पे मीटर आ रहा है तो M1 आ जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है तो L2 आ जाता। अपन देखते जा रहे हैं सभी में, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए इसका, तो अपन इसको अपन आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब T की बात करेंगे, T-1 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में सेकंड है। ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड। M तो सिंपल आ गया, पर ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी +1 है इसकी पावर, तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, इसलिए T जो है -1 हुआ। तो ये अपन को छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। एंड फिर आता है बात आगे आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन मीटर के अंदर मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड एस के अंदर मेजर करते हैं। तो वापस ये इन्वर्स आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो M0 L1 T-1। ठीक है, इस प्रकार वेलोसिटी की हो जाएगी। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम को अपन ऐसे लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन सेकंड। ठीक है, तो नीचे तो हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है,
इस पहले तो वेलोसिटी डिफरेंस की बात करेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया। अब ये टाइम की भी बात करेंगे तो ये भी तो अपॉन में ही है, तो 1/सेकंड इसका हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो m आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m रह जाएगा, और s स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। तो m0 L1 और t-2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया। फिर बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला था kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मास kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये रहा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और मास का kg हो गया। तो फोर्स का ये फुल फॉर्मूला होता है। अब इसको डिराइड में सेट कर देंगे, m1 L1 और s t-2, ये ऊपर जाएगा तो t-2 आ जाएगा। kg का 1 आ रहा है तो एक बार आ गया, और L1 आ गया मीटर वाला, और t-2 ये इन्वर्स जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, अब मास होता है kg के अंदर, वेलोसिटी होता है मीटर अपॉन सेकंड, तो ये आ जाएगा m1 L1 t-1, ये ऊपर जाएगा एक तो इन्वर्स का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को जैसे डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होगा A/m², A/m²। ठीक है, A/m², तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ए एम्पियर, एम्पियर की बात हुई है, यहाँ पे करंट की बात हुई, तो mLTA। ठीक है, ए हर जगह नहीं आ रहा था, पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी वहाँ पे ए भी आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई है तो इसलिए ए आ गया, और ए कितना है? 1 है, और m² मतलब कि L-2 इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं है तो ये 0 का 0 ही रहता है। ठीक है, इसको अपन 0 लिख सकते हैं। फिर वर्क की बात करते हैं। वर्क मतलब होता है कार्य। ठीक है, वर्क को अपन लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखेंगे, फोर्स हो गया kg, एंड मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो ये पूरा अपन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब इसमें कैसे तोड़ेंगे इसको? kg मास 1 आ गया, m कितना है? m ये वाला m और ये वाला m² हो जाएगा, तो ये L2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ही इसलिए इन्वर्स नहीं लग रहा, और s मतलब कि सेकंड का स्क्वायर, ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। टाइम की बात हो रही है, सेकंड टाइम की बात हो रही है, तो t-2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार वर्क का अपन निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं पावर की। पावर होता है अपना वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है अपना? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम का हो गया 1/सेकंड। तो इसकी अगर बात करें mLT कैसे निकालेंगे, तो kg मीटर स्क्वायर तो m1 हो गया, मीटर स्क्वायर तो L2 हो गया, एंड नीचे यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है तो स्क्वायर तो पहले से ही है, एक और s आ जाएगा, तो इसका s का क्यूब हो जाएगा, एंड क्यूब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स का 3 हो जाएगा, तो ये टी में इन्वर्स का 3 लिखा हुआ है। तो पावर का भी हो गया। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज के अंदर क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, इसको लिखते कैसे? वर्क आ गया kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, चार्ज का हो गया I इंटू टी। इसको पूरे को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर, टी का -1 और ए का -1। इस पूरे को अपन, इस टर्म वोल्टेज को, पूरी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 L2 t-3 a-1, ये वाला पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है। तो वोल्टेज का भी हो गया। तो आई होप कि ये पूरी डिराइव यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मस्त फॉर्मूला आना चाहिए, फिर mLT में जमा दो, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ सिम्बल्स, कुछ यूनिट्स हैं, और उस यूनिट के क्या नाम है और उसका सिम्बल्स क्या है। ठीक है, उस यूनिट को अपन क्या बोलते हैं और उसके सिम्बल्स क्या हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता है न्यूटन, जिसको एन सिंबल होता है, न्यूटन का सिंबल होता है एन। ठीक है, इस वाला जो नाम है ना, इसका सिंबल है ये वाला। ठीक है, इस पूरी जगह ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे सारी यूनिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे इस यूनिट्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? फोर्स को हमेशा न्यूटन के अंदर अपन करते हैं, और न्यूटन को एन से अपन डिनोट करते हैं। एरिया को स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी बोल दो, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर को हमेशा वोट में मेजर करते हैं। ठीक है, वोट, तो इसको डब्ल्यू आ गया। रेजिस्टेंस को अपन ओम में मेजर करते हैं, ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, ओम का सिंबल हमेशा ये होता है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो ये होता है kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, kg पर मतलब कि कितना वेट है उसके अंदर पर क्यूब के अंदर, तो इसका अपन सिंपली ऐसे लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, ये पर का चिन्ह मतलब कि अपॉन है, मतलब डिवाइड है। ठीक है,
एंड डेंसिटी का ये हो गया। फिर आता है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। फिर आता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है फेरेड, फेरेड को अपन एफ से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस फेरेड एफ से डिनोट करते हैं। ये वही कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर जो भी फैन के अंदर या किसी के अंदर लगा हुआ रहता है, तो वो कैपेसिटर को फेरेड से डिनोट करते हैं, और ये इसका एफ इसका सिंबल हो गया। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन हमेशा वेबर के अंदर अपन करते हैं, ठीक है, वेबर के अंदर मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट वेबर होती है, सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, तो इसको अपन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वेबर को डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। फिर आता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब कि कोइल, जो कोइल होती है ना उसको अपन इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको अपन हेनरी में अपन इसको यूनिट इसकी हेनरी होती है, और एच से इसको हेनरी को डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस होता है एक प्रकार का, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और ये हो गया हेनरी एच। फिर बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। प्रेशर को अपन किस में मेजर करते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है टेस्ला, टेस्ला के अंदर, ठीक है, ये होता है TOR वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपल सी इसकी ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला है, और एक है मैग्नेटिक फ्लक्स ये वेबर है। हमेशा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वेबर आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे तो टेस्ला आएगा, ये आप थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर आता है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर आता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और सिंपल से अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड, ये थोड़ा सेम सेम है, मतलब कि ऐसा अपन याद रख सकते हैं वेलोसिटी की और एंगुलर वेलोसिटी की, ये मीटर पर सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, ठीक है। तो इस प्रकार आप कुछ भी याद रख सकते हैं अपने हिसाब से, कि कुछ भी ट्रिक या कुछ भी यूज़ करके याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्क, एनर्जी, हीट, इन तीनों की जूल होती है, वर्क की भी बात करें तो भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, और हीट की भी जूल होती है, ठीक है। जूल इसको न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर जूल JOL भी बोल सकते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी चलती है जैसे, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ज, और हर्ज को कैसे HZ से डिनोट करते हैं, HZ से, ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, A अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर। फिर आता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF से इसको डिनोट करते हैं, मैग्नेट मोटिव फोर्स, तो ये हो जाएगा एम्पियर टन, जिसको अपन AT बोलेंगे, एम्पियर टन को किससे डिनोट करेंगे, AT, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये आता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता है हमेशा वोल्ट पर मीटर के अंदर, तो V अपॉन पर ये मीटर का M आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो ये होता है कुलाम, कुलाम के अंदर कुलाम इसकी यूनिट होती है, और कुलाम को हमेशा C से डिनोट करते हैं, या फिर इसको A मल्टीप्लाई सेकंड भी लिख सकते हैं, A इंटू S भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा वोल्ट के अंदर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर, और वोल्ट को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन L इंटू M होता है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैंडेला, जो ये प्रदीपन है ना इसको अपन कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं, अपन ने पीछे पढ़ा था 7 प्राइमरी यूनिट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कैंडेला CD, तो ये प्रदीपन मतलब कैंडेला, और इसको अपन लक्स फिर LX से इसको डिनोट करते हैं, यूनिट इसकी लक्स है, LX से इसको डिनोट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स यूनिट्स थी, तो इनमें से भी काफ़ी पूछ लेते हैं, ईजी है, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेना आ जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वर्गीकरण किया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो मतलब उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कितने भागों में बांटा गया है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो चलिए इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि किसी दी हुई मात्रा की गणना ज्ञात की जाने वाली मात्रा तथा मानक स्टैंडर्ड मान की तुलना करने पर प्राप्त रिजल्ट होता है। इस प्रकार की गणना हेतु प्रयुक्त इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। सिंपल से अगर बात करें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करें तो
किसी दी हुई मात्रा, मतलब कि अपने पास ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी अपन को मेज़र करना हो, जिसका अपन को रीडिंग नोट करनी हो, मेज़र करना हो, तो अपन जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन रीडिंग लेते हैं या फिर मेज़र करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट मीटर से अपन मेज़र करेंगे तो वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। एम्पियर करंट अपन को मेज़र करना है तो अपन एम्पियर मीटर से करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो एम्पियर मीटर है वो अपना हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसी प्रकार अपन पावर या वोट मीटर किसी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें होता क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल। डिजिटल के अंदर वही, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ये डिजिटल टाइप के होंगे और इसके अंदर पॉइंटर नहीं होगा। जैसे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर हो सकता है, जैसे कि अपन वोल्ट मीटर और वो देखते हैं अपन कुछ भी कोई सा भी मीटर तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन करता है पॉइंटर। पर जो डिजिटल होगा उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा और इसका अपन पूरा आगे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि ये होते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इसके अंदर आता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टाइप। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि नल मतलब कि जीरो की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? इंडिकेटिंग, इंटीग्रेशन और रिकॉर्डेड टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग टाइप तीन प्रकार के होते हैं। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट को अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, सिंपल अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन, तो अपन ये वाला टेबल बना सकते हैं। एंड अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का या ऐसा कुछ, तो फिर इसकी डेफिनेशन भी अपन को हर एक की लिखनी पड़ेगी। तो उन डेफिनेशन को भी समझते हैं और इनमें होने वाले फोर्स, जो कि टॉर्क अपन जिसको बोलते हैं, टॉर्क की भी बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है वो भी अपन आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ये एब्सोल्यूट और सेकेंडरी टाइप है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में मापी गई राशि का मान यंत्र के कांस्टेंट एवं डिफ्लेक्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा रिजल्ट ज्ञात करने के लिए किसी अन्य यंत्र की तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब जो लास्ट वाली लाइन है इसका मतलब समझिए कि हमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी और यंत्र की तुलना करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखिए, पूरी बात सुनिएगा। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो इस प्रकार के यंत्र में, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जो अपन यूनिट को, जो कोई भी यूनिट को अपन मेज़र करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो हमें सीधा कांस्टेंट फॉर्म में या फिर डिफ्लेक्शन फॉर्म में अपन को मिलता है उसका रिजल्ट। और इस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें किसी अन्य कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो कैसे? जैसे कि हमें गैल्वेनोमीटर एंड रिले करंट है। अब गैल्वेनोमीटर रिले करंट होगा ना, तो इसके अंदर हमें किसी अन्य यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये मतलब कि सिंपली पर्सनल भी ये गैल्वेनोमीटर होगा तो वो अपना वर्क करेगा। एंड अब अन्य यंत्र की ज़रूरत पड़ने से हमें होता है ना कभी कभी कि हम किसी अपन वोल्ट मीटर के साथ एम्पियर मीटर भी कनेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ जिसको ज़रूरत पड़ती हो किसी और इंस्ट्रूमेंट की रिजल्ट ज्ञात करने के लिए, उसको अपन कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिंपल सी डेफिनेशन है कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में मापी गई राशि का मान सीधे हमें कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन के रूप में प्रस्तुत होता है और किसी अन्य यंत्र कैलिब्रेशन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, गैल्वेनोमीटर एंड रिले करंट। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी गई राशि का मान सीधे डिफ्लेक्शन के रूप में ज्ञात होता है। विक्षेपण मतलब कि डिफ्लेक्शन के रूप में ज्ञात होता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या तो निरपेक्ष यंत्र के सापेक्ष अथवा किसी अन्य कैलिब्रेटेड यंत्र के सापेक्ष अथवा किसी अन्य कैलिब्रेटेड यंत्र के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब कि ये इसका थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब कि इस सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जो रिजल्ट मिलेगा ना वो सीधा डिफ्लेक्शन के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके अंदर कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन दोनों था, इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन है। ठीक है, इतना सा डिफरेंट है।
एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर हमें किसी अन्य कैलिब्रेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। पर जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि हम किसी और दूसरे यंत्र की ज़रूरत हमें पड़ती है तभी अपन रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, वरना इसमें रिजल्ट फाइंड नहीं होता है सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है वोल्ट मीटर, एमीटर और थर्मो पावर। ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, एब्सोल्यूट और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल और एनालॉग। अब डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिंपल सा अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा। तो इसको एक बार अपन डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और इसको समझते भी हैं। तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये एक तो संख्यात्मक रूप मतलब कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आउटपुट देता है, मतलब कि रिजल्ट देता है। और एनालॉग उपकरण की तुलना में डिजिटल उपकरण अधिक सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं अधिक। ठीक है, क्योंकि इसमें ली गई रीडिंग में कोई भी मानवीय त्रुटि, मतलब कि इसकी जो रीडिंग अपन लेंगे ना, इसमें ह्यूमन एरर नहीं होती है कुछ भी। जो फिक्स होता है आंसर फिक्स होता है। एंड इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है इसके अंदर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में अपन को रिजल्ट देगा। ठीक है, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की तुलना में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, अच्छी मतलब फिक्स अच्छा आंसर देते हैं। ठीक है, और इसके जो आंसर होता है ना, उसमें कोई भी ह्यूमन एरर नहीं होती, जो आ गया वो आंसर वो आ गया। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर एक मल्टीमीटर देखा होगा, तो मल्टीमीटर मतलब एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके अंदर अपन कोई भी करंट, वोल्टेज या कुछ भी अपन ज्ञात करते हैं, तो उसके ऊपर एक इतनी सी ब्लैक कलर की, या फिर अपन कैलकुलेटर की बात करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की ऐसे ऊपर डिस्प्ले होती है। इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में होती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ना, अपन को जो नंबर लिखे हुए मिलते हैं ना, 1 2 3 4 7 8 9 0, तो इनके ये सेगमेंट के कारण नंबर बनते हैं, वरना ये नंबर नहीं बन सकते। सेगमेंट कैसे? जैसे कि ऐसा होता है इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 सेगमेंट होते हैं। अलग अलग सेगमेंट खांचे बने हुए रहते हैं इसी के फॉर्म में। अगर इनको 1 लिखना होगा तो इसको कनेक्ट कर देंगे, 0 लिखना होगा तो इसको पूरे को कनेक्ट कर देंगे, 8 लिखना होगा तो इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार आगे भी और अगर लिखना होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे कनेक्ट करता जाता है। इसका इंटरनल सर्किट ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। और इसकी बात कर ही ली, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आंसर देगा अपन को। इस प्रकार सेगमेंट में नंबर लिखे हुए आ जाएंगे, इतना मीटर है, इतना वो जो भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्पियर है, करंट है, वोल्टेज है, जो कुछ भी। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें ह्यूमन एरर नहीं हो सकती क्योंकि ये पूरा मशीनरी वर्क कर रही है। अपन रीडिंग नहीं ले रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और एकदम एक्यूरेट है जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं कि 5 मिनट पहले ये बता रहा था 5 मिनट बाद में ये बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सिंपल है, बढ़िया है, एकदम से ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वह होता है जैसे कि वह उपकरण जिसका आउटपुट निरंतर बदलता रहता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर होता है जो मापन योग्य राशियाँ, मतलब कि मेजरिंग क्वांटिटी का रिजल्ट कहलाता है। सिंपल सी बात है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि रिजल्ट बदलता रहता है, मतलब कि इसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता। जैसे कि अपन वो कोई भी अगर एम्पियर मीटर की बात करें या वोल्ट मीटर की बात करें, तो उसके अंदर ऐसे पॉइंटर होता है जो कि डिफ्लेक्ट करता है, ऊपर स्केल होती है उसके ऊपर डिफ्लेक्ट करता है। तो अपन मतलब इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। अपन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में तो क्या फिक्स, जो रिजल्ट आ गया 2.4 तो 2.4। अब इसका 2.4 वहाँ पे जाने के बाद डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, तो इसलिए इसका थोड़ा जो इधर उधर बदल सकता है। एंड इसके अंदर एक पॉइंटर होता है और जिसके कारण अपन को रिजल्ट प्राप्त होता है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, एंड अब जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब वो 2 भाग कौन कौन से? एक तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप किसको कहते हैं और डिफ्लेक्शन टाइप किसको कहते हैं, इसको भी अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसके अंदर क्या, ये वाला है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। नल टाइप मतलब कि एकदम ज़ीरो, ज़ीरो को ही अपन नल बोलते हैं। तो जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन को रिजल्ट लाने के लिए अपन को रीडिंग नहीं लेनी पड़ेगी। रीडिंग नहीं लेनी पड़ेगी मतलब कि अपन को जीरो पर अपन को पॉइंटर लाना पड़ेगा। सपोज कि जो भी वोल्ट मीटर और एमीटर होता है ना, तो उसके अंदर ऐसा स्केल बना हुआ रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग लिखी होगी 1 2 3 4,
फिर 0 लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पर होगी 1 2 3 4, ये होगा सब नेगेटिव का, ये होगा सब पॉजिटिव का। यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ रहेगा, तो पॉइंटर अपन को यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट बता सकता है, इस साइड भी बता सकता है, पर अपन को सटीक लाना हो तो अपन को इसको 0 पर लाना पड़ेगा। तो बस 0 पर लाना पड़ता है, तो जब भी जाके अपन का जो भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है उसको अपन सही मानते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके एग्जांपल पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अंदर हमें कभी भी रीडिंग लानी होती है ना, तो हमेशा 0 पर लाना होता है पॉइंटर को, तभी अपन को रीडिंग मिल पाती है। तो ये होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट में नल डिफ्लेक्शन मापी गई राशि का परिणाम रिजल्ट को दर्शाता है, मतलब कि 0 पर आने पर ही रिजल्ट दर्शाता है। एंड इस इंस्ट्रूमेंट में हाई एक्यूरेसी होती है, ये मतलब हाई एक्यूरेसी होती है इसके अंदर उच्च सटीकता होती है, एकदम फिक्स आंसर देता है, एरर इतनी नहीं होती। ऑफकोर्स जब 0 पे लाना है, 0 पे आ गया तो हाई एक्यूरेसी होगी। इसमें क्या आप यूँ तो है नहीं कि नेगेटिव का 1 जा रहा है या पॉजिटिव का 1 साफ दिख जाएगा, 0 है तो 0 है। एंड फिर जब ज्ञात एवं अज्ञात राशियों के बराबर होता है तो उसमें देखो नल टाइप डिफ्लेक्शन होता है ना, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक ज्ञात नॉन एवं एक अननोन का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अपन कोई भी अपन यूनिट की बात करते हैं ना, जैसे कि ब्रिजेस की बात करिए, ब्रिज की बात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, केल्विन ब्रिज हो गया, कोई भी ब्रिज हो गया, तो उसके अंदर अपन को 3 जो है नॉन अपन को होती है रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस होती है। तो उन 3 अननोन नॉन रेजिस्टेंस है, उस अननोन रेजिस्टेंस का अपन कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर एक नॉन होती है, एक अननोन होती है। तो जब 0 डिफ्लेक्शन आता है ना, तो जो नॉन वाली जो रीडिंग होती है ना, वही अननोन की कहलाती है। तो ये इसका बात है। और यदि अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर केल्विन ब्रिज या फिर कोई भी ब्रिज की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो वो भी अपने चैनल पर है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन इस नल टाइप के अंदर शून्य विक्षेपण यंत्र, मतलब कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर में शून्य बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वही जो भी अपन ने बात करी थी कि पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर में हमेशा रीडिंग लाने के लिए शून्य बिंदु को प्राप्त करते हैं। पॉइंटर को शून्य बिंदु पर लाना पड़ता है, मतलब कि 0 पर लाना पड़ता है। तो ये हो गया नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन थी। एंड फिर बात करते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 2 प्रकार थे, एक तो नल टाइप और एक डिफ्लेक्शन टाइप। अब आता है डिफ्लेक्शन टाइप। नाम से ही पता चल रहा है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो पॉइंटर होता है ना, ये डिफ्लेक्ट करता है, ऐसे स्विंग करता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह इंस्ट्रूमेंट जिससे पॉइंटर के विक्षेपण डिफ्लेक्शन के माध्यम मापन राशि का मान निर्धारित किया जाता, इसे डिफ्लेक्शन प्रकार का उपकरण कहते हैं। मतलब कि जैसे कि अपने पास एम्पियर मीटर है या वोल्ट मीटर है, जब भी करंट या वोल्टेज मेजर करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन वो पॉइंटर होता है वो कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्शन करेगा। डिफ्लेक्शन करके जहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब कि कुछ भी आ गया, 5 एम्पियर आ गया, 10 एम्पियर आ गया, तो इस प्रकार से जो वो मीटर होता है ना, वो एक तरह का डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब कि जो अब वोल्ट मीटर या फिर एम्पियर मीटर इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, डिजिटल वाले नहीं, जो दूसरे होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप वाले, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं एक तरीके से। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट किसके पार्ट हैं? ये डिफ्लेक्शन टाइप के पार्ट हैं। इंडिकेशन टाइप, इंटीग्रेशन टाइप और रिकॉर्डेड टाइप, ये किसके पार्ट हैं? ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के 3 पार्ट है, जो कि अपन ने आगे जो टेबल में देखे थे ना। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को अपन बोल सकते हैं सूचक प्रकार के यंत्र। ठीक है, ये क्या होता है? इसके अंदर मैं डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ, पर इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसके अंदर लगने वाला टॉर्क है। टॉर्क के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिकेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क, कौन कौन से टॉर्क लगते हैं और उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो अपन टॉर्क को अच्छे से पढ़ेंगे। और टॉर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सूचक प्रकार के यंत्र वे यंत्र होते हैं जो मापन की राशियों के मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं, ये मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं एवं साधारणतः इंडिकेशन के लिए डायल और पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है। वही वाली बात होगी जो भी अपन एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट मीटर में जो बात करते हैं ना, जो पॉइंटर अपन को ले जाना होता है, तो इस प्रकार से वो भी एक तरीके से इंडिकेट ही तो कर रहा है, पॉइंटर इंडिकेट ही तो कर रहा है। जैसे कि अपने कोई भी बाइक हो गई तो उसके आगे जो मीटर लगा हुआ रहता है उसके अंदर पॉइंटर होता है, वो अपन को इंडिकेट करके बताता है कि कितनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, या फिर कुछ भी जो भी इंडिकेट करके बताता है, स्पीड हो गया, या फिर फ्यूल के लिए बात करते हैं तो वो इंडिकेट करके बताता है। तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अपन इंडिकेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अब उसके अंदर वो पॉइंटर होता है ना, ये वर्क कैसे करता है?
इंडिकेट करके तो बता रहा है अपन को, सिंपल सा पता, भाई इतनी रीडिंग है, अपन ने नोट कर ली, उसको कैलकुलेट कर लिया। पर क्या होता है कि है ना, वो वर्क कैसे करता है उसकी बात अपन टॉर्क के अंदर करेंगे, कि वो हिल तो रहा है, वो कैसे हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, और वापस अपनी जगह पे कैसे आ रहा है वो। तो उसकी बात करने के लिए अपन को टॉर्क को जानना पड़ेगा। तो जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें 3 प्रकार के टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? एक तो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको टी डी से डिनोट करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी से डिनोट करते हैं, और डैम्पिंग टॉर्क जिसको टी डी से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं ना, सबसे पहले टॉर्क की डेफिनेशन की बात करते हैं। टॉर्क उसको कहते हैं, जैसे कि सपोज़ कि एग्जांपल से अपन लेते हैं कि अपन सपोज़ कि कोई ये लड़का है, ठीक है, ये इस लड़के के हाथ में कोई रस्सी है, उस रस्सी के आगे पत्थर या फिर कुछ भी वजन वाली चीज़ बांध रखी है। तो अब ये लड़का उसको घुमाएगा रस्सी को यूँ, तो वो पत्थर और वो रस्सी भी एक तरीके से घूमेगी। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जो वो रस्सी और वो पत्थर जो बांधा हुआ वो भी इस प्रकार से मूव करेगा इसके चारों ओर, ठीक है। तो इसमें जो वो फोर्स लग रहा है ना, ये लड़का कुछ इस प्रकार से उसको घुमा रहा है रस्सी को, और वो रस्सी भी कुछ इस प्रकार से घूम रही है। तो उसमें एक तरह का फोर्स लग रहा है, वो पत्थर जो बाहर की तरफ उसको फोर्स यू बाहर की तरफ खींच रहा है, और ये लड़का अंदर की तरफ खींचते हुए फोर्स लगा रहा है। तो जो वो इस प्रकार का जो फोर्स लगता है ना उस बीच में, उस पूरी प्रक्रिया को करने के दौरान उसका जो फोर्स लगता है उसी को अपन टॉर्क कहते हैं। सिंपल सी बात है, टॉर्क की डेफिनेशन एक प्रकार का फोर्स ही हो गया ये भी, एंड किस प्रकार लगता है उसको अपन टॉर्क कहते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे 3 प्रकार के टॉर्क की बात हुई हुई है। एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होती कंट्रोलिंग टॉर्क, एक होती डैम्पिंग टॉर्क। तो ये तीनों टॉर्क होती क्या, इनको मैं आपको एज ए पूरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं, तो इसको अपन टी डी से डिनोट करते हैं। टी डी से कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ये इसका सिंबल है टी, और नीचे स्मॉल डी लिख देंगे, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इससे डिनोट करेंगे। और ये होता है क्या कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मैकेनिकल फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज पावर। जैसे कि अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपन इलेक्ट्रिक पावर या वोल्टेज देते हैं, तो उसके अंदर जो पॉइंटर मूव करता है ना, वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके वो अपन को रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार के यंत्र को अपन, इस प्रकार के टॉर्क को अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। मतलब कि जो पॉइंटर होता है ना, जो पॉइंटर होता है वो कुछ इस प्रकार से अपनी फर्स्ट जो जगह होती है ना, उससे अपन को आगे की ओर ले जाता है। जैसे कि ये 0 पोजीशन है, एंड यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये पॉइंटर पहले तो 0 पे होता है, फिर इसके टर्मिनल्स को अपन करंट देते हैं। सपोज ये एम्पियर मीटर है ना, ये एम्पियर मीटर है, तो अपन को करंट मेजर करनी है, तो यहाँ पे अपन ने करंट दी। तो जब ये पॉइंटर इसकी स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करेगा, एंड सपोज कि 2 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ तक आएगा 2 एम्पियर तक। तो जब वो यहाँ से मूव यहाँ तक करा ना, उसको अपन कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने के कारण वो वहाँ पे मूव करा। तो ये होगी सिंपल सी डेफिनेशन कि अपनी पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन से जो मापन योग्य राशि होती है, मापन योग्य जो अपन को रीडिंग होती है, वहाँ तक ले जाने का काम करता है। कौन करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जब यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे क्या कि वो एक जगह टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं मतलब कि उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए अपन को यहाँ पर यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क इसको कंट्रोल करता है, इस रीडिंग पर वापस कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क का। अब जो ये डिफ्लेक्ट कर यहाँ पे पॉइंट पे तो आ गया, कैसे आया? अब यहाँ से घूमता हुआ आ गया, तो अब यहाँ पे इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करेगा। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा टी डी के इक्वल होता है, मतलब कि जितना टी डी लगाएंगे ना उतना भी वो कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, जब भी तो यहाँ पे फिक्स रह पाएगा, वरना ये आगे या पीछे वापस नहीं घूम जाए। तो उस कारण यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। तो टी डी और टी सी की आपने डेफिनेशन देख ही ली है। एंड सिंपल सी बात करें, फिर आता है डैम्पिंग टॉर्क। और जो ये कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, ये हमेशा स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है और ग्रेविटी के द्वारा। स्प्रिंग लगी हुई होती है इसके इंटरनल सिस्टम के अंदर, तो उस कारण ये कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे यूज़ होता है। फिर बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क की। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क क्या हो गया? जब इसके अंदर अपन ने रीडिंग ले ली, ठीक है, रीडिंग ले ली, 0 से अपने पास 2 एम्पियर की करंट आ गई, 2 पे ले जाने का काम 2 तक डैम्पिंग ने करा, डिफ्लेक्टिंग ने करा, और यहाँ पे रोकने का काम कंट्रोलिंग ने करा। पर जब इसको वापस भी तो अपनी जगह पे आना, यूँ तो नहीं कि करंट अपन ने सप्लाई काट दी और ये 2 पे ही अटका हुआ रह जाएगा, पॉइंटर नहीं रहेगा ना, वापस भी तो आएगा। तो वो जो वापस आने का काम होता है ना, वो होता है डैम्पिंग टॉर्क का। एंड वापस आने के बाद भी क्या होता है कि इस जो पॉइंटर होता है ना, ये 0 स्टार्टिंग पोजीशन पे आके स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करने लग जाता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता, स्विंग करने लग जाता है। तो उस स्विंग को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं।
तो आई होप कि आपको तीनों जो टॉर्क है वो समझ में आ गए होंगे। एंड इस प्रकार से ये तीनों टॉर्क इम्पोर्टेंट है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। एंड इंडिकेटिंग टाइप के अंदर ये या फिर टॉर्क की बात हुई तो इन तीनों टॉर्क में से डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वरना वीडियो को देख करके आप अपनी लैंग्वेज में भी अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो ये 3 प्रकार के टॉर्क हो गए इंडिकेटिंग टाइप के अंदर। एंड फिर अपना नेक्स्ट था ये तो हो गया। फिर आता है इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको बोलते हैं समाकलन यंत्र। एंड इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित समय अंतराल के लिए अज्ञात राशि को समय को मान को प्रदर्शित करना है। कुछ समय के लिए निश्चित समय तक लिए ये इंटीग्रेशन टाइप वो मेजरिंग जो भी अपनी क्वांटिटी होती है मेजरेबल उसको ये याद करके रखता है। एंड फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करता है एक तरीके से अपना जो भी रिजल्ट होता है उसको रिकॉर्ड कैसे करता है। जैसे कि अपन एग्जांपल ले सकते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे कि अपने पास मोबाइल होता है तो इसमें अपन वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो किस प्रकार से एक वॉइस को रिकॉर्ड करा, उसको सेव कर लिया, फिर अपन दूसरी वॉइस को भी रिकॉर्ड करते हैं और फिर सेव कर लिया। तो जो वो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है ना, तो वही ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट करता है। एक तरीके से ये रिजल्ट को रिकॉर्ड करके रखता है। तो उस प्रकार के यंत्र को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। एंड इसमें कोई भी आपको आई होप कि कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। एंड फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले अपन इसके डिफरेंस की बात करेंगे। अभी अपन ने पढ़ा था डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। तो अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जो अपन ने डिजिटल और एनालॉग में बात पढ़ी है उसी को ही अपन लिख देंगे इसके अपोजिट कर करके कि ये इनका बीच का डिफरेंस होता है। तो एक बार अपन इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले इधर आते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और इधर आते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में रिजल्ट सीधे अंकों में प्राप्त होता है, मतलब कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका रिजल्ट हमेशा प्राप्त होता है। यही अपन ने बात डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी थी। एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा अपन को रिजल्ट प्राप्त होता है। जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तभी अपन को रिजल्ट मिलेगा। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट की एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं होती है। डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एरर नहीं होती है, एकदम फिक्स होता है। कोई भी ह्यूमन एरर या किसी भी प्रकार की एरर नहीं होता। जो आंसर होता है वो फिक्स एक बार आ जाता है जो आ जाता है। पर जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इसमें एरर आ जाती है, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन एरर, पैरेलैक्स एरर या एक्सेट्रा कोई भी एरर आ सकती है। ह्यूमन एरर हो गया, अपन रीडिंग नोट करने में भी कोई गलती कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपन को 90 डिग्री से खड़ा होकर देखना पड़ता है रिजल्ट को, और यदि अपन तिरछा या फिर लेफ्ट राइट से देख लेते हैं तो भी इसके अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो इसके अंदर एरर आ सकती है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस यंत्र में एक्यूरेसी हमेशा 0.1 FSD होती है। इसकी एक्यूरेसी मतलब कि इतनी होती है कि 0.1 FSD होती है। प्लस माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है, FSD अपन लिखते हैं तो पहले। एंड इस और जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस यंत्र में एक्यूरेसी डिजिटल यंत्र से ज़्यादा होती है। इसकी सटीकता जो डिजिटल यंत्र से ज़्यादा होती है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इतनी अधिक सटीकता नहीं होती है, पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में होती है। डिजिटल यंत्र से ज़्यादा होती है। फिर आता है कि इस यंत्र में रेजुलेशन 1000 के भाग के बराबर होता है, मतलब डिवाइडेशन इसका 1000 भाग के बराबर होता है रेजुलेशन का। और इस यंत्र में रेजुलेशन 100वें भाग के बराबर होता है, 100 पार्ट के बराबर होता है इसके अंदर रेजुलेशन। अब रेजुलेशन क्या होता है, रेजुलेशन मतलब कि स्क्रीन का रेजुलेशन अपन नहीं देखते हैं कि 1080 या फिर 720 या फिर 180, इस प्रकार का रेजुलेशन होता है। अपन कोई भी फ़ोटो या वीडियोस देखते हैं, मतलब कि एक तरीके से उसमें क्लियरिटी और भी अच्छी आती है अगर रेजुलेशन को बढ़ाते हैं। तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें 1000 के बराबर होता है, इसके रेजुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। पर जो एनालॉग होता है ना, इसके अंदर 100वें भाग के बराबर होता है, इसका रेजुलेशन इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आता है इस यंत्र को ऑपरेट करने के लिए कम शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और जो ये यंत्र होता है ना, इस यंत्र को ऑपरेट करने के लिए उच्च शक्ति हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कंज्यूम करता है पावर, और इसके अंदर ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम रेंज में होने से लोडिंग प्रभाव नहीं होता है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में इनपुट रेजिस्टेंस किलो ओम में होने के कारण लोडिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कि इसमें लोडिंग प्रभाव नहीं होता, मतलब कि आता है ना कि जैसे 10%, 20% लोडिंग, 100%, 80% लोडिंग। तो जो होता है ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इसमें लोडिंग प्रभाव नहीं होता है, मतलब कि सीधा सटीक आंसर जल्दी दे देता है, पर ये कुछ टाइम लेता है रीडिंग लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी सस्पेंशन या मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स नहीं होता है, इसका भार भी कम होता है, और इसका भार भी एडजस्टमेंट होता है, और इसका भार भी अधिक होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में वेट होते हैं, थोड़ा वेट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर वेट इतना नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में वातावरण का प्रभाव अधिक होता है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में वातावरण का प्रभाव कम होता है। मतलब कि एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट बढ़ता है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इस सब का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस पर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जबकि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर या फिर कैसा भी हो तो भी ये अपनी रीडिंग आसानी से दे देता है। पर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस पर थोड़ा प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे कि इसका अपन एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो अपना कैलकुलेटर होता है या फिर मल्टीमीटर होता है, तो इनको क्या होता है कि अपन थोड़ी देर अगर धूप में रख देवे ना, और फिर आके इसको रीडिंग नोट करें, तो इसका जो जो 7 सेगमेंट जो इसकी स्केल होती है वो थोड़ी डिम हो जाएगी, ब्लर ब्लर दिखेगा, इतना अच्छा सा अपन को रीडिंग शो नहीं करेगा। मतलब कि टेम्परेचर से इस पर कितना जल्दी ही असर पड़ जाता है। तो यही बात है कि इस पर टेम्परेचर का असर पड़ता है, और इस पर टेम्परेचर का इतना असर नहीं पड़ता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की संरचना जटिल कॉम्प्लेक्स होती है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की संरचना इजी होती है। मतलब कि इसका इंटरनल जो सर्किट बना हुआ रहता है ना, इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी वो प्लेट्स वगैरह लगी हुई रहती है, ट्रांजिस्टर ये वो सब कुछ लगा हुआ रहता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की संरचना ईजी होती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है। फिर आता है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में मेंटेनेंस के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और इसके मेंटेनेंस के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यदि ख़राब हो जाए तो इसको सही करने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति होगा ना, वो इसको सही कर सकता है, वरना नॉर्मल हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि इसके अंदर एक तो वो पूरा अंदर का सर्किट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऑफकोर्स कि कोई अनुभवी व्यक्ति होगा वही सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को। और इसका मतलब इतना कुछ नहीं होता, सिंपल से अंदर का सर्किट होता है, वायर्स वगैरह होते हैं। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसके अंदर का सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो ये इसके डिफरेंस की बात हो गई, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल और एनालॉग के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी अच्छा पॉइंट इजी वे में याद हो जाए उसको आप लिख लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वो है अपना एरर्स की बात करेंगे। एरर की बात करेंगे। एरर जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक एरर है अपना, एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, इनमें एरर भी आती है। एरर भी आती है। एरर कैसे कि जैसे कि अपन कोई भी अपन रीडिंग नोट कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग आनी चाहिए इतनी, 0.5 रीडिंग आनी चाहिए, 0.7 बता रहा है, 0.4 बता रहा है। तो एक तरीके से जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और कुछ इधर उधर अपन को एरर बता रहा है, तो मतलब गलत रीडिंग बता रहा है, उसी को ही अपन एरर कहते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी एरर्स आती हैं। तो वो एरर कौन कौन सी एरर होती है और किस प्रकार आती है, और उनको मतलब कि उनकी डेफिनेशन क्या है, एरर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमेशा 3 प्रकार की एरर होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम एरर, और एक होती है ग्रॉस फिक्स्ड एरर। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस फिक्स्ड एरर। तो सिंपल से इनकी तीनों की तो डेफिनेशन आनी चाहिए। ये अगर पॉइंट्स अगर याद रहे तो और भी अच्छा। वरना सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है कि इस एरर के अंदर क्या होता है कि द एरर अकर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। मतलब कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना, इसके अंदर ये एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, और एक हो सकती है एनवायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हो सकती है कि जैसे कि कोई भी अपने पास मीटर है, अपने पास मल्टीमीटर हो गया, या फिर एम्पियर मीटर हो गया, या वोल्ट मीटर हो गया, तो जिस कंपनी से वो बना है, जिस कंपनी या फिर जिस भी फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर वो बनाया जाता है,
वो मीटर, उसी के बनाते वक्त ही कोई थोड़ी बहुत एरर रह जाती है, उसकी स्केल के बनाने में रह गई या कुछ 0.5 की इधर उधर एरर रह गई, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, वो आता है सिस्टमेटिक एरर के अंदर। और नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आता है एनवायरमेंटल एरर, जो कि अभी अपने लास्ट पढ़ा ही था। एनवायरमेंटल एरर के अंदर आता है जैसे कि टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, तो ये सब एरर होती है, एनवायरमेंटल एरर होती है। यदि कि अपन मीटर को अपन ज़्यादा धूप में रख देवे तो भी वो ख़राब हो जाता है। या फिर अपन सिंपल सा एग्जांपल लेवे, अपने पास स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, प्लास्टिक की होती है। ठीक है, उसको अपन यदि अपन धूप में रख देवे कुछ घंटों तक या फिर कुछ दिन तक, ऐसे धूप में रह जाओ काफ़ी टाइम तक, तो जो 15 सेंटीमीटर की, पहले जो 15 सेंटीमीटर की स्केल थी ना, उसको अब वो फिक्स नहीं रहेगी, फिर वो थोड़ी बहुत एक्सपेंड हो जाएगी टेम्परेचर के कारण। तो जो टेम्परेचर के कारण जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो आता है सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। अब ये स्केल का एग्जांपल दिया, वरना कुछ भी हो सकता है। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर में ज़्यादा अपन करंट दे देते हैं, तो जिसका इंटरनल जो सर्किट होता है वो ज़्यादा मतलब गर्म होने के कारण थोड़ा बहुत पिघल जाता है, या फिर किसी भी प्रकार की एरर उसके अंदर आ सकती है। तो ऐसी एरर को अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर किसको कहते हैं? दीज एरर अकर ड्यू टू रैंडम वेरिएशन इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। द रैंडम एरर हैज़ नो पैटर्न। मतलब कि रैंडम, नाम से पता चल रहा है, ये अचानक से एरर हो जाती। ऐसी एरर का फिक्स कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे कि ये अचानक से एरर हो जाती है और मतलब कि बहुत ऐसे मामूली सी एरर हो रही है, इसको पकड़ पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो रैंडम एरर मतलब कि अचानक से जो एरर आ जाती है। कोई भी रीडिंग नोट करी सबसे पहले की, और इसके अंदर पैटर्न फिक्स होता है। जैसे कि 2.4 की अपन को रीडिंग मिल रही है, सॉरी इसके अंदर पैटर्न फिक्स नहीं होता है उस एरर का। 2.4 मिल रही है तो यूँ नहीं कि अगली बार 3.4 मिलेगी, अगली बार 4.4, 5.5, 5.4, 6.4, ऐसी पैटर्न से अपन को इसके अंदर एरर नहीं मिलती है। कभी 2.4, 2.3, 1.2, इस प्रकार से नो पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नहीं होता और रेंडमली आ जाती है एरर। तो इस प्रकार की एरर्स आती है रैंडम एरर के अंदर। फिर आता है ग्रॉस फिक्स्ड एरर। ग्रॉस फिक्स्ड एरर किसको कहते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड एरर के अंदर आता है कि दीज एरर अकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक ड्यूरिंग रीडिंग इंस्ट्रूमेंट और कैलकुलेटिंग द मेजरिंग रिजल्ट। मतलब कि ग्रॉस फिक्स्ड एरर के अंदर ह्यूमन मिस्टेक्स के अंदर अपनी कोई गलती के कारण मानवीय त्रुटि आती है। जैसे कि अपन ने एक तो रीडिंग नोट गलत कर ली, ठीक है, अपन को रीडिंग करनी चाहिए होती है 90 डिग्री से, अपन ने कर ली कि अपन पीछे से रीडिंग नोट कर रहे हैं, साइड से रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो कुछ 0.5 की मिस्टेक आ जाती है। तो वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण आती है। या फिर अपन ने जो भी रीडिंग्स ली, 5-6 रीडिंग ली, अब उनकी कैलकुलेशन करनी है, तो उस कैलकुलेशन में अपन ने रीडिंग को गलत कैलकुलेट कर दिया, तो वो सब आती है ग्रॉस फिक्स्ड एरर के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि तीनों एरर अच्छे से समझ में आ गई होगी और मेन इंपॉर्टेंट यही है। फिर इनके पॉइंट्स की ओर बात करो तो फिर वो अगर लंबा कोई क्वेश्चन हो तो, वरना इनकी जो डेफिनेशन है वो हमेशा याद रखनी है। तो अब बात कर ली हमने, एरर की बात कर ली। और एक एरर आती है ऑब्जर्वेशन एरर, ये सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। ऑब्जर्वेशन एरर, इसका भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन एरर को अपन थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। ऑब्जर्वेशन एरर के अंदर क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्व करने में कोई गलती हो जाती हो। जैसे कि अपन को ऑब्जर्व करना है, कुछ भी कोई भी रीडिंग लेनी है, तो इसके अंदर होता है क्या कि ऑब्जर्वेशन एरर वे एरर जो ऑब्जर्वेशन की आदत या असावधानियाँ अथवा अज्ञानता के कारण होती है, उसे ऑब्जर्वेशन एरर कहलाती है। एक तो इस कारण हो सकती है जैसे कि हमें उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से अपन रीडिंग ले रहे हैं उसकी हमें नॉलेज नहीं है, या फिर हमने असावधानियाँ बरती, मतलब कि ठीक ढंग से उसकी अपन ने उसकी रीडिंग नहीं ली, जो लेनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं ली, और गलत अपन ने प्रकार से उसकी रीडिंग ले ली। अब जैसे कि ये अपने पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल है, ठीक है, ये वाली स्केल है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है और ये उसका पॉइंटर है, ठीक है। और अपन को सपोज़ कि यहाँ पे खड़े रह के 90 डिग्री इसके अपन को यहाँ पे देख के हमेशा रीडिंग लेनी होती है, मतलब कि अपना आई कांटेक्ट सीधा होना चाहिए पॉइंटर के। तो अपन क्या करें कि अपन आई कांटेक्ट को थोड़ा सा साइड में कर लिया, तो जब साइड में करेंगे ना तो ये पॉइंटर अपन को यहाँ की होगा तो यहाँ पे, पर अपन को दिखेगा यहाँ पे, मतलब कि 0.5 की यहाँ पे एरर आ गई है, या फिर कितने भी पॉइंट की यहाँ पे एरर आ सकती है। तो हमेशा अपन को तिरछा नहीं खड़ा होना, ना ही इस साइड खड़ा होना, ना ही बैक साइड खड़ा होना, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके एकदम सेंटर में 90 डिग्री पर खड़े होकर फिर इसको अपन को रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये स्केल है, ठीक है, ये पॉइंटर है, और यहाँ पे अब यहाँ से अपन देख रहे हैं मतलब कि इसके बिल्कुल सीधा,
तो ये पॉइंटर अपन को यहीं दिखेगा, साइड में नहीं दिखेगा। अगर रियली में वो साइड में होगा तो फिर वो साइड में दिखेगा, तो फिर वो अलग एरर है, ठीक है। वरना अपन अगर साइड से देख रहे हैं तो ये अपन की ऑब्जर्वेशन, अपन ने ऑब्जर्व गलत कर लिया इस रीडिंग को, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन एरर के अंदर आएगी, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन एरर नहीं है, तो ये इस प्रकार से अपन को रीडिंग नोट करनी है। तो यहाँ पे अपनी सारी एरर्स ख़त्म हो गई, टाइप्स ख़त्म हो गए। एंड अब जो है ये पूरा यहाँ पे जो जो यूनिट फर्स्ट थी वो भी कंप्लीट हो गई, और पिछली यूनिट को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।